सम फंक्शंस आपको नोट किए थे, आप लोग ट्राई भी किए होंगे, उसमें सम फंक्शंस डिस्कस हो गए थे। फंक्शन था a एक्सपोनेंशियल माइनस a mod x, आप लोग ट्राई किए होंगे, चेक किए होंगे ये फंक्शन फाइनाइट है। यस सर। जैसे ही आप x को प्लस माइनस इन्फिनिटी लेंगे, गिवन फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस k mod x बिहेव लाइक एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। और जैसे ही आप x को फाइनाइट लेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइनाइट वैल्यू देगा। सिर्फ इन्फिनिटी हो सकता था एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे टेंड्स टू 0 जा रहा है, बट मोस्टली फंक्शन का नेचर प्लस माइनस इन्फिनिटी पे टेंड्स टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें प्लस माइनस इन्फिनिटी पे ही चेक करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्टेटमेंट नोट कराया है कि हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जो भी वैल्यूज लाई करेंगी x की, ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होगी। अगर किसी एक पॉइंट पे भी वो इन्फिनिटी हो जाएगा तो फंक्शन फाइनाइट नहीं होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी फाइनाइट है, और x की अदर देन दीज टू वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होगी। आपको 3 फंक्शन शायद लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गए थे। एक और कोई फंक्शन नोट कराया था शायद आपको, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। ये बिहेवियर होगा शायद फंक्शन पार्ट के लिए। क्या तरीका 3 सिमिलर बिहेवियर यहाँ पे आप कंपेयर करें। जैसे ही आप x को फिर से आप प्लस माइनस इन्फिनिटी लेंगे, x की एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो वैल्यू है वो आप प्लेस करेंगे, तो फंक्शन बिहेव लाइक एज एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी इज 0। बट x की दीज टू वैल्यूज के अलावा भी आप कोई x की वैल्यू आप यहाँ पे इस फंक्शन में प्लेस करेंगे, देन फंक्शन विल बी फाइनाइट। और ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फंक्शन इज फाइनाइट वैल्यू, देन फंक्शन इज फाइनाइट इन होल स्पेस। तो कैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करना था वो आपको यहाँ पे लास्ट लेक्चर में कुछ फंक्शंस रेफरेंस लेके हिंट हो गया। 2 फंक्शंस मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया। सर 6th नंबर जो है 1 by mod of x minus 2, ये तो फाइनाइट है। 1 बाई फिर से बोलिए, वो छूट गया है। mod of x minus 2, x माइनस 2, ये आप चेक करिए। देखो मैं हिंट कर रहा हूँ, आप चेक करेंगे। मैंने आपको ये हिंट किया, आपको फंक्शंस जो भी अब तक डिस्कस किए हैं, कि सिर्फ आप प्लस माइनस इन्फिनिटी पे ही नहीं चेक करेंगे, आप x की होल वैल्यूज पे चेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अदर देन x इक्वल्स टू 2। ये फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होगी, बट एट x इक्वल्स टू 2 ये फंक्शन को आप चेक करिए, 1 माइनस x माइनस 2 बिहेव लाइक एज 1 by 2 minus 2, 1 by 0, और 1 by 0 इज इन्फिनिटी। अगर कोई एक पॉइंट पे भी फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, देन फंक्शन इज नॉट फाइनाइट इन होल स्पेस। ये आप फंक्शन को चेक करें तो ये फंक्शन इज नॉट फाइनाइट। दीज टू फंक्शन फाइनाइट है, बट ये फंक्शन फाइनाइट है। तो भी मैंने एक्सेप्टेबल नहीं बता दिया है कि ये फंक्शन एक्सेप्टेबल होंगे, मैंने जस्ट जो लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम आपको नोट कराया फाइनाइट वाली कंडीशन को चेक करने के लिए। तो ये फंक्शन दीज टू फंक्शन फाइनाइट है, बट ये फंक्शन नॉट फाइनाइट है। अब जहाँ पे आपने फंक्शंस लास्ट लेक्चर में नोट किए थे, स्टेटमेंट उसी को आप रेफरेंस लें, उसी में एक फंक्शन का आप नंबर चेंज कर दीजिए। सपोज फंक्शन इज x एक्सपोनेंशियल माइनस k एक्स स्क्वायर। अब की बार ये फंक्शन है, चेक करेंगे कि फंक्शन फाइनाइट है कि नहीं, अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, चेक करने का मेथड आपको हिंट कर दिया है, बट लास्ट में जो आपके फंक्शंस थे उनमें से इस फंक्शन में मैंने फंक्शन के बिहेवियर में थोड़ा ये आप कंपेयर करिए, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक x और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने नोटबुक में आप नोट कर लें कि ये फंक्शन फाइनाइट है या नॉट फाइनाइट है। जो आपको मेथड मैंने बताया उसको रेफरेंस लेके, और जो आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है, आप करते आ रहे हैं, उसको आप अप्लाई करके जो भी आपको मेथड सजेस्ट होता है उससे आप उसको ट्राई करेंगे। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिए। फाइनाइट और नॉट फाइनाइट आपको चेक करना है, तो मेथड से टेस्ट करें, फिर आप नोट कर लें कि फाइनाइट है या नॉट फाइनाइट है। सर पहले वाले जितने भी फंक्शंस हैं सब फाइनाइट है ना, बस एक को छोड़ के, इस पार्ट को छोड़ के। हाँ जी। वो तो कुछ फंक्शंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गए थे, तो उन्हीं वो आप बता दिए थे उस टाइम पे फाइनाइट है कि नहीं। सर एक तो इसमें ये नहीं समझ आया था मुझे, जो आपने लिखा था कि k is real and the finite constant and a is the finite constant। एक्सपोनेंशियल i के x में अगर k को आप इमेजिनरी ले लेंगे तो ये फंक्शन रियल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। कैसे तो वेरिएशन चाहिए, तब ये फंक्शन को आप चेक करेंगे। अगर ये फंक्शन को अगर चेक करेंगे, अगर k को हम इमेजिनरी ले लें, सपोज k को मैंने i अल्फा ले लिया, तो ये फंक्शंस कैसे बिहेव करेंगे? इमेजिनरी। अभी तो इमेजिनरी यहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स है। अब आपने k को इमेजिनरी लिया, तो ये फंक्शन को आप चेक करिए, दिस इज i into i माइनस अल्फा, यहाँ पे अब रियल। ठीक है, अब ये पार्ट को चेक करेंगे तो ये अल्फा x की तरह बिहेव करेगा। तो x की पॉजिटिव साइड 0 टू इन्फिनिटी के लिए तो ये फंक्शन फाइनाइट है, पर जैसे ही आप x को नेगेटिव इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे, तो ये फंक्शन फाइनाइट थोड़ी होगा, ये फंक्शन तब इनफाइनाइट हो जाएगा। x की प्लस इन्फिनिटी के लिए ये फंक्शन फाइनाइट नहीं होगा। तो होल स्पेस के लिए दोनों फंक्शन फिर फाइनाइट नहीं होंगे, बट इस फॉर्म में अगर k को हम रियल लेते हैं तब ये फाइनाइट मैंने बताया। ओके सर। तो जो फंक्शन आपको टेस्ट करने के लिए मैं बोल रहा था, वो सभी ने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। मोस्टली के जो मुझे मैसेज में रिप्लाई किए हैं, मोस्टली कैंडिडेट ने ये नॉट फाइनाइट बताया है। बट एक पॉइंट अब देखो, मैं भी हिंट कर रहा हूँ क्या है, थोड़ा सब लोग अपने को म्यूट कर लें। ठीक है,
आप लोग यहाँ पे मिस्टेक किए इसकी लिमिटिंग वैल्यूज फाइंड करने के लिए। इफ x इज फाइनाइट देन फंक्शन fx इज आल्सो फाइनाइट। आपको डाउट हो सकता था कि x की वैल्यू हम प्लस इंफिनिटी ले रहे हैं और माइनस इंफिनिटी ले रहे हैं, बट दीज कंडीशंस में आपको लिमिटिंग वैल्यूज के मेथड्स अप्लाई करें, या तो कि लिमिट वैल्यूज कैसे फाइंड करना है, या आप एक पार्ट को यहाँ पे आप थोड़ा नोट कर लें फिर आप अप्लाई करेंगे। अगर फंक्शन में टू डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट है, फंक्शन इस फॉर्म में आप चेक कर सकते हैं, टू फंक्शन का प्रोडक्ट है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो और एक फंक्शन डिक्रीजिंग हो, दोनों ही इंक्रीजिंग होंगे दोनों ही डिक्रीजिंग होंगे, ठीक है, और वहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट तक पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं, तो श्योरली फंक्शन वहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। देखो स्टेटमेंट को क्लियरली सुने कि अगर दोनों ही इंक्रीजिंग है तो कहीं ना कहीं वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, दोनों ही डिक्रीजिंग है तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अगर एक पॉइंट पे भी इन्फिनिटी हो जाता है तो फंक्शन इज नॉट फाइनाइट। बट यहाँ पे कोई एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, एक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, तो आप यहाँ पे फंक्शन को आप रेट, फंक्शन की रेट इंक्रीजिंग की हो चाहे डिक्रीजिंग की हो, ठीक है, रेट के हिसाब से फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे। f1x इज स्लोली वेरिंग फंक्शन। मैं स्लोली इंक्रीजिंग नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्लोली वेरिंग, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे। इट मींस वो उसके इंक्रीज और डिक्रीज होने की जो रेट है वो अनदर फंक्शन f2 के रेस्पेक्ट में स्लो है। f2 को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया रैपिडली वेरिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी वो आप चेक कर लेंगे, बट यहाँ पे मैंने स्लोप जो रेट लिया है, स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने स्लोली और रैपिडली फंक्शन कंसीडर कर लिया। जैसे ही आप अब यहाँ पे x को चेंज करेंगे, फाइनाइट वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आएगी, ओनली एक्सट्रीम वैल्यूज पे ये हो सकता है कि फंक्शन में आपको डाउट क्रिएट कि कहाँ पे ये फंक्शन फाइनाइट होगा, इंफिनिटी होगा। अब ये सेपरेटली चेक करें, दीज फंक्शन में जो जैसे ही आप प्लस माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो ये फंक्शन का जो प्रोडक्ट है हायर वैल्यू ऑफ x के लिए ये रैपिडली वेरिंग फंक्शन की वैल्यू को प्लस माइनस इंफिनिटी पे जो वैल्यू होगा उस पे अप्रोच करेगा, और रैपिडली वेरिंग फंक्शन यहाँ पे है f2x। अब चाहे वो इंक्रीज करेगा तो प्लस इंफिनिटी को जाएगा, डिक्रीज करेगा तो माइनस इंफिनिटी को चला जाएगा। बट अगर उसका रेट हायर है तो हायर वैल्यू ऑफ x के लिए फंक्शन f2 को अप्रोच करेगा एट दैट पॉइंट। अब अगर x की वैल्यू स्मॉल है इट मींस टेंड्स टू 0 है, कई बार इस पॉइंट पे भी आपको फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर सकता है फंक्शन की डिपेंडेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग। fx स्मॉल वैल्यू ऑफ x के लिए स्लोली वेरिंग फंक्शन की वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो ये पॉइंट से अब इजीली जो आपको यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा था, अब आप पहले f1 f2 यहाँ पे थिंक कर सकते हैं। f1 इन दिस केस इज x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन रैपिडली वेरिंग फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे x की डिफरेंट पावर टर्म्स आएंगे, मोर पावर टर्म्स होंगे, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज को आप रैपिडली वेरिंग फंक्शन कंसीडर करेंगे x की किसी एक पर्टिकुलर पावर के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन के कंपैरेटिवली। तो f1 को मैंने x कंसीडर किया, f2 को यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म कंसीडर किया। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट को यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्लोप में आप जब कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप कंपेयर करेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि इसका स्लोप हायर है, इंक्रीजिंग है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव वैल्यू हायर होती है। मैंने जस्ट आपको ये हिंट किया कि आपको जस्ट रेट ऑफ इंक्रीजिंग और रेट ऑफ डिक्रीजिंग में रेट को कंपेयर करना है कि कौन स्लोली इंक्रीज और डिक्रीज करता है और कौन रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपको पॉइंट्स बताए मैंने, f1x स्लोली वेरिंग फंक्शन है और f2x दैट इज एक्सपोनेंशियल टर्म वो रैपिडली वेरिंग फंक्शन है। अब x टेंड्स टू 0 पे आप f1x की वैल्यू चेक करेंगे तो f1x की वैल्यू आएगी 0। तो ये fx की वैल्यू स्लोली वेरिंग फंक्शन को अप्रोच करेगा, ये आपको यहाँ पे हिंट किया है स्मॉल वैल्यू ऑफ x के लिए, तो ये भी 0 जाएगा और 0 वैल्यू फाइनाइट होती है। x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे आप कंपेयर करेंगे तो f2x की वैल्यू आपने प्लस माइनस इंफिनिटी पे चेक किया, तो यहाँ से आपको भी इस पार्ट में बताया हुआ है कि ये वैल्यू टेंड्स टू 0 जाएगा। f2x टेंड्स टू 0 है तो fx इन दिस लिमिट हायर वैल्यू ऑफ x के लिए f2 को अप्रोच करेगा, रैपिडली वेरिंग फंक्शन को अप्रोच करेगा, और ये भी 0। और अदर देन दीस वैल्यूज आपको fx वैल्यू हिंट किया हुआ है कि जब x फाइनाइट होगा तो ये वैल्यू फाइनाइट आएगा। अब आप चेक कर सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी फंक्शन हैज फाइनाइट वैल्यू। गिवन फंक्शन इज फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन होल स्पेस। fx x एक्सपोनेंशियल माइनस kf स्क्वायर इज फाइनाइट इन होल स्पेस। और जिन्होंने ये मेमोरी बेस इसका रिप्लाई किया तो थोड़ा और अगर मेमोरी बेस पे ही जा रहे थे, मेथड में आपको डिफिकल्टी फेस हो रही थी तो रिकॉल करिए, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़े थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन को चेक करें। हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आप कंपेयर करिए, बिहेवियर लाइक दिस ही आपको मैच करता है वेरिएबल पार्ट में अगर आप जाएंगे तो। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन दैट टाइम पे आपने सिमिलर बिहेवियर फॉर्म में पढ़ा है तो यहाँ वो एक्सेप्टेबल ही तो है, तभी तो आप वो यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कह रहे हैं नॉट फाइनाइट, अगर ये नॉट फाइनाइट होता तो एक्सेप्टेबल क्यों होता? ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। या तो आपको जो लिमिटिंग वैल्यूज फाइंड करने के मेथड्स आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े हैं अप टू ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, वो आप अप्लाई करें, या आपको मैंने जो यहाँ पे मेथड सजेस्ट किया है वो आपको अप्लाई करना है। तो आप फाइनाइट पार्ट को आप इजीली चेक कर सकते हैं जब फंक्शन में प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट आपको कंडीशन थी स्लोली वेरिंग कंडीशन। स्लोली वेरिंग के लिए सिंगल वैल्यू फंक्शन, साई मस्ट बी फाइनाइट, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू। अब आप ये बताएं, मैं सम फंक्शंस नोट कर रहा हूँ यहाँ पे fx, एक तो मैंने नोट किया
एक्स स्क्वायर और एफ एक्स एक मैंने नोट किया यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड एक्स। टू फंक्शंस हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। दीज टू फंक्शन में आपको चेक करना है, चेक whether these functions are single valued or not. जो अब तक आप लोगों ने मेथड पढ़ा है सिंगल वैल्यू चेक करने का, ठीक है, उसको आप अप्लाई करिए और दीज टू फंक्शन में चेक करिए बोथ फंक्शंस आर सिंगल वैल्यूड और बोथ फंक्शंस आर मल्टी वैल्यूड और ओनली वन फंक्शन आउट ऑफ दीज टू फंक्शन ओनली वन फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड एंड विच फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड। ट्राई करेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे, फिर जब मैं आपको मेथड हिंट करूं तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि सिंगल वैल्यूड है या नहीं। सभी ने अब नोट कर लिया होगा, फर्स्ट फंक्शन सभी के अकॉर्डिंग सिंगल वैल्यूड है। देखो सेकंड तो सभी को इसको हो रहा होगा, मैं और इसको इजी कर देता हूं, मैंने यहाँ पे मॉड कर दिया, नहीं तो ये आपको फिर हो सकता है और भी वैल्यूज आपको है। अगर सेकंड को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे इजीली कंफर्म हो रहा है कि x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टू वैल्यूज आपको फाइंड हो रही हैं। चेक करने का करेक्ट वे क्या है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, fx डिपेंडेंट वेरिएबल है और x सिंगल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड fx इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x इंडिपेंडेंट है तो आप वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो x की तो इनफाइनाइट वैल्यूज है। चेक आपको करना है फंक्शन को, x को थोड़ी चेक करना है, x को तो आप कोई भी चॉइस में ले सकते हैं। तो fx सिंगल वैल्यूड होगा या नहीं होगा कैसे चेक करेंगे, फॉर ईच वैल्यू और फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x in this case, if function has only one value, for single value of independent variable function has only single value, then function is called single value function. If for single value of independent variable function has more than one value, then function is called multi value function. तन में कभी एक बार अपने को अनम्यूट करिए। जी सर। मैंने स्टेटमेंट क्या नोट कराया प्रॉब्लम का, एक बार पढ़ दीजिए जोर से, सभी सुन लेंगे। सर सिंगल वैल्यूड और नॉट। अब पूछ क्या रहे हैं, मैसेज में पूछ क्या रहे हैं, सॉरी सर, ना बताइए तो पूछ क्या रहा है। मैंने ये तो नोट नहीं कराया कि आप ये चेक करिए कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं, मैं तो सिंगल कंडीशन चेक करना बता रहा हूँ। हो सकता है आपको पता हो कि सिंगल एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो बाकी सबको तो नहीं पता होगा ना, हो सकता है कि वो मिस्टेक करें, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सभी को मैं एक बार अपना मेथड बता दूं फिर वो ट्राई करें। जी सर। तो फाइनाइट चेक करने वाला कंडीशन तो मैंने पहले ही बता दिया ना, मैं यहाँ पे फाइनाइट थोड़ी चेक कर रहा हूँ, आप मैसेज में लिख रहे हैं कि सर ये फाइनाइट तो नहीं है, इससे डिस्टर्बेंस होता है ना। सॉरी सर। जब प्रॉब्लम कंबाइंड हो कि आपसे पूछा जाए एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो हो सकता है कि वो सिंगल वैल्यू से एक्सेप्टेबल लग रहा हो, बट आपकी ऑल वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये फाइनाइट से एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा देन फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैं प्रॉब्लम एक्सेप्टेबल के लिए थोड़ी करा रहा हूँ, अभी तो मैं इंडिविजुअल कंडीशन चेक करना बता रहा हूँ। फिर कंबाइंड कंडीशन में कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रॉब्लम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप उससे एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। तो अभी जो मैंने आपको हिंट किया, सभी को स्टेटमेंट कंफर्म हो जाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिंगल वैल्यू के लिए अगर फंक्शन की सिंगल वैल्यू है देन फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिंगल वैल्यू के लिए फंक्शन की मोर देन वन वैल्यूज हैं देन फंक्शन इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो आप यहाँ पे फर्स्ट के लिए चेक कर सकते हैं, अगर x की कोई भी आप रैंडमली वन वैल्यू सेलेक्ट करिए, आपने सपोज 2 कंसीडर कर लिया, देयर इज सिंगल वैल्यू, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे चेक करने के टाइम पर कोई भी सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करिए, तो मैंने 2 सेलेक्ट किया। अब आप fx की वैल्यू गिवन रिलेशन से चेक करिए, फर्स्ट फंक्शन में ये वैल्यू 4 आया, दिस इज सिंगल वैल्यू। अब फिर से कोई अनदर रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे चेक करते हुए, तो ये वैल्यू को आप चेक करें, 25 आया। तो कोई भी एक सिंगल वैल्यू आप चेक करके ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे ओनली ईच वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन हैज ओनली सिंगल वैल्यू, देन फंक्शन इज सिंगल वैल्यू फंक्शन। तो गिवन फंक्शन कोई भी रैंडमली वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे देन एफ इज सिंगल वैल्यू फंक्शन। सिंगल वैल्यूड है, फिर से सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि एक्सेप्टेबल है। सेकंड फंक्शन fx प्लस माइनस रूट मॉड x। अब आप x की कोई भी एक रैंडम वैल्यू सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करिए, सपोज मैंने +3 कंसीडर कर लिया, और जैसे ही आपने +3 कंसीडर किया fx की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देयर आर टू वैल्यूज +√3 एंड -√3। कोई भी एक रैंडम वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं, दैट सिंगल वैल्यू के लिए फंक्शन की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। गिवन फंक्शन fx इज डबल वैल्यू फंक्शन, डबल वैल्यूड और मल्टी वैल्यू फंक्शन वर्ड आप यूज कर सकते हैं, मोर देन वन के लिए मल्टी वैल्यू।
तो इजी वे में आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बट अभी भी हो सकता है कि सम स्टूडेंट्स को मेरे स्टेटमेंट से पहले, या हो सकता है अभी भी मेरे स्टेटमेंट बताने के बाद फिर से डाउट रहा हो कि स्टूडेंट चेक करते हैं कि जो फंक्शन fx है एक्स स्क्वायर, इस पार्ट को आप चेक कर रहे हो कि x को हमने प्लस माइनस 1 कंसीडर किया और fx की वैल्यू दीज टू वैल्यूज के लिए 1 आया, कि टू वैल्यूज के लिए 1 फंक्शन है, 1 वैल्यू है। तो मैंने तो स्टेटमेंट नहीं बताया ऐसा कि आपको ऐसे चेक करना है, ये चेक करना है। आप अपनी चॉइस से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जब टू वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू सिंगल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो आप जब मेथड ही रॉन्ग अप्लाई करेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो जस्ट करेक्ट मेथड क्या है कि आप कोई भी रैंडम वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करिए, कोई भी, चाहे जो आप वैल्यू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करें, तो चेक करते टाइम कोई भी सिंगल वैल्यू एट वन टाइम आप सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करिए। जब यहाँ पे वैल्यू ही आप मोर देन 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा कि वो सिंगल वैल्यू है, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लें। तो आगे ये मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चेक करते टाइम आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आप जब 1 टाइम चेक कर रहे हैं तो सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करिए। अगर आपको फंक्शन की भी सिंगल वैल्यू आता है तो फंक्शन की सिंगल वैल्यू, अगर फंक्शन की मोर देन 1 वैल्यूज आती है, अब यहाँ पे चेक करिए, मैंने ये कोई भी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट किया सिंगल वैल्यू को, बट यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, बट यहाँ पे कोई आप सिंगल वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया, फंक्शन की सिंगल वैल्यू है। तो मेथड करेक्ट होना चाहिए तभी आपको कंफर्म। नेक्स्ट कंडीशन थी कंटिन्यूटी कंडीशन, जो आपको लास्ट लेक्चर मैंने बोला भी था कि ये कंडीशंस को थोड़ा आप रिकॉल करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे कैसे आपको किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस चेक करना है। प्रॉब्लम नोट करेंगे, चेक वेदर द फंक्शन आर कंटिन्यूअस और नॉट। फंक्शंस चाहे तो आप पहले यहाँ डिफाइन कर दें। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और जब ये स्टेटमेंट में कोई पॉइंट नोट नहीं किया, इट मींस आप होल स्पेस में चेक करना है। स्टेटमेंट को एक बार मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस, 3 फंक्शंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, आर कंटीन्यूअस और नॉट। जब आपको कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया, दैट मींस आपको होल स्पेस में चेक करना है। अगर यहाँ पे मेंशन कर देता कि एट x = 5, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, बट इसके अलावा किसी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, तो एक पॉइंट पे चेक नहीं करना है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको x की फॉर ऑल वैल्यूज -∞ टू +∞ आपको चेक करना है, होल स्पेस के लिए चेक करना है। जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी कंडीशन चेक करते हैं तो आप कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फॉर ए फंक्शन fx। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे चेक कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h। जब लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू a से लेस पॉइंट पे a के नेबरहुड में चेक करना है। तो a से लेफ्ट साइड मींस a से स्मॉल वैल्यूज होंगी। राइट हैंड लिमिट आप चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a के राइट में वैल्यूज हैं तो a से लार्ज वैल्यूज होंगी, और these वैल्यूज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल होनी चाहिए। और फंक्शन की जिस पॉइंट पे वैल्यूज आप चेक कर रहे हैं, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उस पॉइंट पे डिफाइंड होगा, और डिफाइंड होगा तो एज सच वैल्यू आप उस फंक्शन के फॉर्म में प्लेस कर सकते हैं। और ये 3 वैल्यूज अगर मैच करती हैं देन फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस। अगर आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन किया है तो इस मेथड से आप लोग कंटिन्यूटी कंडीशन चेक करेंगे, जो आप 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई भी किया। तो ये पॉइंट आपको मैंने कंटिन्यूटी कंडीशन चेक करने के लिए, रिकॉल करने के लिए जो मेथड है वो आपको हिंट करते हैं। अगर आप लोग सम स्टूडेंट्स को भूल गए होंगे, कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, तो ये पॉइंट से आप करेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे साइन फॉर्म है, और साइन फंक्शन आप लोग पढ़े भी होंगे और ड्रॉ भी किया होगा अपने साइन फंक्शन को। तो साइन फंक्शन समटाइम आपको प्लॉट भी दिया हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन दिया था। जब आप ये प्लॉट करेंगे तो ऑल पॉइंट पे x की ऑल वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। फाइनाइट x की कोई भी वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो थीटा अगर आपको पता होगा तो साइन की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। कोई भी रियल फंक्शन x का कोई भी रियल फंक्शन जहाँ पे रेशियो नहीं है, जहाँ पे रेशियो नहीं है, ठीक है, जैसे ये पार्ट है, ये x स्क्वायर, x क्यूब, x5, ये सब कंटीन्यूअस फंक्शन है। x कंटीन्यूअस है, x का कोई भी रियल पावर आप फाइंड करेंगे, पॉजिटिव पावर आप फाइंड करेंगे, वो कंटीन्यूअस बनेगा। और 2 कंटीन्यूअस फंक्शन का एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट कंटीन्यूअस होगा।
ये स्टेटमेंट आप जो प्रोडक्ट पार्ट आएगा उसको रिलेटेड एडिशन आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं 3 पार्ट आपको बताया, कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस, एडिशन, प्रोडक्ट, कंटिन्यूस होंगे। रेशियो जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस, रेशियो का आपको कोई आइडिया नहीं कि वो कंटिन्यूस है। तो आपको मैंने यहाँ पे 3 फंक्शंस लिखे हैं। जब आप साइन सीरीज पढ़ते हैं तो kx माइनस kx क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, kx पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, लाइक दिस अल्टरनेट प्लस और माइनस साइन आते हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ये x का कोई भी रियल पावर, पॉजिटिव पावर कंटिन्यूस बनेंगे, तो यहाँ पे एडिशन और डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस बनेगा। x कंटिन्यूस है, x स्क्वायर भी कंटिन्यूस बनेगा। तो चाहे आप जिस पॉइंट पे आपको डाउट लगे उस पॉइंट के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की दैट पॉइंट पे वैल्यू आप अप्लाई कर लें, तो आप चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं। इनका प्लॉट भी कर सकते हैं, प्लॉट से भी आपको आइडिया हो सकता है कि कंटिन्यूस है या नहीं। प्लॉट के लिए अगर कहीं पे आपको प्लॉट दिया हो, प्लॉट में आप चेक करेंगे कि अगर फंक्शन में कहीं पे कोई ब्रेक तो नहीं है, कहीं पे कोई गैप तो नहीं है फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए। 2 पॉइंट से आप कंफर्म कर सकते हैं अगर कोई प्लॉट दिया हुआ हो कि एक तो आपने जिस पॉइंट से फंक्शन को ड्रॉ करना है 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, तो 1 एक्सट्रीम पॉइंट से 1 एंड से अनदर एंड तक जाने के लिए, अनदर एंड तक प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए अगर आप अपना पेन अपने नोटबुक में प्लेस कर दें तो फिर कहीं पे पेन इस सरफेस से उठना नहीं चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर उठ जाता है तो आपको कंफर्म हो गया कि वो डिसकंटिन्यूअस। अगर नहीं उठता है, कंटिन्यूअसली आपने प्लॉट कर दिया, तो वो श्योरली कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसके बाद आपको फिर एक पॉइंट और चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन ऑल पॉइंट्स पे डिफाइंड है या नहीं। इट मींस फंक्शन की जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, फंक्शन की नंबर ऑफ वैल्यूज आप श्योरली बता पाएं, या फंक्शन की वैल्यू आप एग्जैक्टली बता पाएं कि ये वैल्यू। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं तब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा। जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, अगर होल स्पेस के लिए कंटिन्यूअस है तो वो x की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच ऑल पोजीशंस पे डिफाइन होगा। बट अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। आप रिकॉल करिए, आप जब फोरियर सीरीज पढ़े होंगे तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की फोरियर सीरीज के लिए आप लोगों ने आप उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आप एवरेज करते हैं। जिस पॉइंट पे आप लोगों ने उस फंक्शन को वैल्यू को फाइंड करना है, अगर कोई फंक्शन x इक्वल्स टू x नॉट पे डिसकंटिन्यूअस है तो आप लोग लाइक दिस उसकी वैल्यूज को हाफ करके रिजल्ट को फाइंड किए होंगे। बट दीज 2 पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, वो आप एवरेज से आप रिलेट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन में तो डायरेक्ट ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है, ये पार्ट कि आप फंक्शन उन पॉइंट्स पे डिफाइंड होगा। तो ये पॉइंट जो आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं वो यूज करेंगे तो आप कंफर्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए आप इस पॉइंट जहां पे भी आपको डाउट लगे अप्लाई कर सकते हैं। तो x तो सभी को पता है कि x कंटिन्यूअस है, x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है। अभी मैंने हिंट किया कि साइन सीरीज में प्लस और माइनस आ रहा है तो सम और डिफरेंसेस बनना है, तो ये आपका कंटिन्यूअस बनेगा। थर्ड पॉइंट पे, थर्ड फंक्शन पे आपको हो सकता है कि इसी पार्ट पे किसी स्टूडेंट को डाउट हो कि थर्ड फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे पहले इसको प्लॉट कर रहा हूँ, प्लॉट भी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड फंक्शन मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट वे में आप इसको चेक कर सकते हैं। x माइनस 3 मॉड वैल्यू, x को आप 0 करेंगे तो ये वैल्यू 1 2 और ये 3, x को 0 किया तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। ये पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे आपको वैल्यू मिल गया। अब x को आप इंक्रीज करते जाएंगे, तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो x को 1 रखा तो ये 1 माइनस 3 माइनस 2 डिफरेंस बना और मॉड किया तो प्लस 2 वैल्यू, ये वैल्यू बन गई। x को आपने प्लस 1 प्लेस किया तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई। x को आपने यहाँ पे 2 प्लेस किया तो 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 का मॉड प्लस 1 हो गया, तो ये वैल्यू प्लस 1 आ गया। और x को आपने 3 प्लेस किया तो फंक्शन की वैल्यू 0। तो लाइक दिस ये वैल्यू आपने प्लॉट कर दिया है। जैसे जैसे x को और इंक्रीज करते जाएंगे ये वैल्यू आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। x वैल्यू आपने 4 लिया तो 4 माइनस 3, ऐसे ही आप नेगेटिव वैल्यूज के लिए प्लॉट कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू के लिए प्लॉट करेंगे तो फिर से फंक्शन सिमेट्री का सिमिलर प्लॉट आपको मिल जाएगा, ऐसे ही आप प्लॉट कर सकते हैं। और भी हायर साइड आप इसको प्लॉट करते हैं। तो अब आप यहाँ पे चेक करें, मैंने ये -3 से +3 तक ये पोर्शन शो कर दिया, आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप ये कंपेयर करें। अब इस फंक्शन को मुझे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए मैंने इस एंड से इसको स्टार्ट किया, इस एंड से स्टार्ट किया, और इसको प्लॉट करने के लिए मैंने, अब ये चेक करिए कहीं पे भी पेन आपके नोटबुक के पेज से ऊपर नहीं उठेगा, ये कंटिन्यूअसली ड्रॉ। तो अभी जस्ट पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूअस बनेगा, पॉसिबिलिटी है कि हाँ जी सर अगर ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ -1 ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ fx ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ 4 ਆਊਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ मैंने क्या मिस्टेक किया है, बोलिए फिर से बोलिए। मैंने फंक्शन यहाँ पे ਵੈਲਿਊ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ हाँ जी ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਡ ਦੇ ਵੈਲਿਊ -4 ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੋਡ ਨਾਲ 4 ਵੈਲਿਊ आ ਜਾਂਦੀ। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया मुझसे शायद। ये वैल्यू x पे मॉड है, ये कर लीजिए बात, ये वैल्यू है, ये कर लीजिए, ठीक है। ओके ये पार्ट वर्क, ठीक है। ये मैंने वहाँ से मुझसे मिस्टेक हुआ है फंक्शन को डिफाइन करने में। ये मैंने को x मॉड वैल्यू -3, दैट पार्ट के लिए कोई और
ग्राफ बनेगा वो फिर से डिस्कस कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको यहाँ पे हिंट किया, तो x को आपने 0 लिया, सर ये ग्राफ ना 3 माइनस हाँ फिर से कोई बात नहीं, ये मैं आपको ये वैल्यू मैं फिर से शो कर दे रहा हूँ। मॉड x मैं दैट पार्ट को भी डिस्कस करूंगा जो आप कह रहे हैं। x माइनस ये मॉड x माइनस 3 कर दिया मैंने, तो ये वैल्यू x इक्वल टू 0 पे -3 बना, ये यहाँ से स्टार्ट क्लियर हो गया। ये -3 को मैंने शो कर दिया, ये पूरा आउट तो नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट। अब जैसे जैसे वैल्यू को ये -3 है, ये x को आपने 0 किया तो ये -3, x को आपने 1 किया, x को +1 किया तो ये वैल्यू 1 बन गया और 1 -3 -4 हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ से आगे के लिए नेगेटिव में आपको लाइक दिस बनेगा। क्लियर हो गया। ऐसे आप वैल्यूज को आगे चेंज करते जाएंगे। ये सॉरी फिर से चेंज हुआ यहाँ पे 1 -3 -2 ये वैल्यू। और फिर से आपने वैल्यू को चेंज किया, x को आपने 2 कर दिया और 2 किया तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर x को आपने 3 किया तो 0 बन गया। अब x को आपने 4 किया तो 4 -3 +1 बन गया। x को आपने 5 किया तो ये +2 बन गया। तो ये प्लॉट आपको बन गया यहाँ पे। और भी हायर वैल्यू के लिए इसको प्लॉट कर। अब x को -1 ले रहे हैं, x को -1 लेंगे तो -1 पे भी मॉड वैल्यू +1 बनेगा, तो ये वैल्यू फिर से आपको +2 वैल्यू पे आपको -2 वैल्यू पे आपको रिजल्ट बनेगा। फिर x को आपने -2 लिया तो ये डिफरेंस -1 बनेगा, -3 पे फिर से लिया तो ये वैल्यू 0 बन गया। अब आप x को -s करेंगे तो फंक्शन यहाँ पे इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन होने से आप ये पार्ट को कंपेयर करें तो लाइक दिस शेप बनेगा। कोई डाउट तो नहीं, वो फंक्शन चेंज होने की वजह से थोड़ा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट में मिस्टेक हुआ। अब ये सेम फंक्शन के लिए जो मैंने यहाँ पे गिवन आपको करेक्ट कराया है उसके लिए आपको प्लॉट लिया। अब आप और इसको हायर वैल्यू ऑफ x के लिए आप आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैंने जो पोर्शन शो किया है उसमें आप चेक करें। अब मैं आपको पहले एक पॉइंट जो मैंने हिंट किया कि ग्राफ दिया होता तो ग्राफ में एक एंड से अगर आप फंक्शन को प्लॉट करना चाह रहे हैं, इस एंड से इसको प्लॉट करना चाह रहे हैं इस एंड पे, तो आप खुद से आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि अगर एक एंड पे आपने पेन प्लेस कर दिया तो अनदर एंड तक कहीं पे पेन आपका सरफेस के ऊपर नहीं जाएगा, उसी सरफेस पे आप ड्रॉ करेंगे। बट अभी इससे कंफर्म नहीं हुआ कि श्योरली कंटीन्यूअस है। ये आपको फिर से इस पॉइंट के अलावा श्योर होने के लिए एक पॉइंट और आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑल पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। और डिफाइंड होने के लिए आप ये रिकॉल करिए, पहले आपने ग्राफ से फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा होगा। कोई भी ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, आपको सपोज ये पैराबोला है, ये मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, ये फंक्शन और ये एक्स है। आपको एक्स की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे प्लॉट करना है। सपोज आपको इस वैल्यू पे वैल्यू को फाइंड करना है इस प्लॉट से। एक्स की इस वैल्यू के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप एक्स की इस पर्टिकुलर वैल्यू से सपोज x = x0 पे चेक करना है तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कर्व पे, और परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से आप फंक्शन वाली एक्सिस पे, डिपेंडेंट एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये अमाउंट फंक्शन की वैल्यू को बताएगा। अब लाइक दिस अगर आप चेक करिए यहाँ पे, अगर सिंगल परपेंडिकुलर है तो फंक्शन की सिंगल वैल्यू है और एग्जैक्टली वैल्यू आपको डिफाइंड हो गई कि ये अमाउंट वैल्यू बनेगा। तो ऐसे ही आप चाहें जैसे आप चेक कर लीजिए, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना हो, सपोज इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये वैल्यू आएगी। तो आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनेगा इस पर्टिकुलर ग्राफ में जहां पे आप ये डाउटफुल रहे कि फंक्शन की क्या वैल्यू है। आप श्योरली वैल्यू बता सकते हैं। तो जब -∞ से +∞ के लिए फंक्शन ऑल पॉइंट्स पे डिफाइंड है, कहीं आप डाउटफुल नहीं है कि फंक्शन की ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी, ठीक है, श्योरली बता पा रहे हैं। 2 पॉइंट से आप ग्राफ में कंफर्म होंगे कि गिवन प्लॉट इज कंटीन्यूअस और नॉट। फर्स्ट पॉइंट कि अगर ड्रॉ करते हुए पेन सरफेस को नहीं छोड़ता है, फिर आप सेकंड पॉइंट पे जाएंगे कि फंक्शन ऑल पॉइंट्स पे डिफाइंड है। तो दीज 2 पॉइंट्स आप कंफर्म होंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, गिवन ग्राफ कंटीन्यूअस है। बट अगर कहीं पे आप ड्रॉ करते हुए आप मान के चलिए ये प्लॉट दिया है तो आप इसको कंटीन्यूअसली ड्रॉ नहीं कर सकते। जब ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ तक आपने ड्रॉ किया, इसके आगे इसको ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो पेन को आपको उठाना पड़ेगा, और जैसे ही पेन उठेगा तो आप एक ही पॉइंट से कंफर्म होगा कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, गिवन ग्राफ कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो ये ग्राफ जब आपको फंक्शन का प्लॉट दिया होगा तो दैट टाइम पे आपको कंपेयर करने के लिए ये पॉइंट्स रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको ये ग्राफ से प्लॉट कर गिवन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके ये कंफर्म करा दिया कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब जो मैथमेटिकल मेथड आपको बताया है लिमिट चेक करने वाला, उससे भी आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन ऑल पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस है। ये कंटिन्यूटी बिहेवियर इस मॉड फंक्शन से सिर्फ x = 0 पे आपको डाउट हो सकता है। x की पॉजिटिव साइड फंक्शन का सिंगल कैरेक्टर है, x की नेगेटिव साइड फंक्शन का सिंगल कैरेक्टर है, x का फंक्शन है, रियल फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस बनेगा। एक पॉइंट पे डाउट हो सकता था आपको x = 0 पे, तो x = 0 पे आप चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आप अगर फाइंड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 - h, और यहाँ पे फंक्शन मॉड में है तो 0 - h मॉड -3, और जैसे ही आपने h को यहाँ पे 0 प्लेस किया तो ये फंक्शन की वैल्यू -3 हो गई। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h मॉड -3, और यहाँ पे आप फिर से ये वैल्यू जैसे h को 0 करेंगे ये वैल्यू 0 और 0 - 3, ये फिर से -3 आपको कंफर्म हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप फाइंड करें फंक्शन की वैल्यू एट x = 0। जैसे ही आपने ये 0 मॉड -3
यहाँ पे जी को प्लेस किया तो आपको कंफर्म हो गया -3। अब आप चेक करिए 3 वैल्यूज यहाँ पे आपको अगर इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अभी आपको सिर्फ एक पॉइंट पे कंफर्म हुआ, ऐसे ही आप जिस पॉइंट पे डाउट हो आप वहां पे चेक कर लीजिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर आपको 1 पे चेक करना है तो 1 के लिए मेथड रिपीट कर लीजिए, तब यहाँ पे 1 माइनस h आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस h आ जाएगा और आप x इक्वल टू 1 यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। ये किसी भी x की वैल्यू के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये मेथड को रिपीट कर लीजिए। कोई ऐसा आपको पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे 3 वैल्यूज मैच ना करें, और जब मैच करेगी तो ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसी फंक्शन में आप डेरिवेटिव्स भी चेक कर सकते हैं, और डेरिवेटिव्स चेक करने के लिए मैं इसी को आगे, फंक्शन तो कंटिन्यूअस हुआ, प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गया जो आपको नॉट कराया था। ये ऑल 3 फंक्शंस कंटिन्यूअस है। अब अगर सम टाइम जो आगे डेरिवेटिव्स वाली कंडीशंस होंगी उन पे आपको फिर से मेथड्स रिपीट करने पड़ेंगे फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड और कंटीन्यूअस के लिए। तो अगर आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन दिया है, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस कंफर्म हो गया तो उसका डेरिवेटिव फंक्शन का आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कहीं x स्क्वायर था फंक्शन वैल्यू और इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस x आ गया। तो जो मेथड आपने पहले फंक्शन के लिए अप्लाई किया कि ये फाइनाइट है कि नहीं, x की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपने ऑल पॉइंट्स पे चेक किया, और फिर से सेम मेथड आप इसको फंक्शन एज्यूम करते हुए आप स्टेप्स फॉलो करते हैं। बट सम टाइम आपको फंक्शन का जब ग्राफ दिया होगा तो फंक्शन के ग्राफ से फंक्शन बनाने में टाइम लगेगा, और उसका डेरिवेटिव आपको फिर अगर चेक करना है तो मैं फंक्शन के प्लॉट में फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करने के लिए कि वो कंटीन्यूअस है कि नहीं, उसके लिए मैं आपको हिंट करता हूं। अगर fx कंटीन्यूअस है और आपको डेरिवेटिव को चेक करना है कि डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है कि नहीं, तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे पॉइंट हिंट कर रहा हूँ। अगर फंक्शन का आपको ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ में आपको एक तो ये पॉइंट चेक करना है, इफ देयर इज नो पॉइंट लाइक शेप, और जब पॉइंट लाइक शेप नहीं होगा तो ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे जो भी लास्ट पार्ट की बात करें ये फंक्शन की, तो यहाँ पे ये देखिए इस पॉइंट से इस पोर्शन से इस पोर्शन तक एक जस्ट स्ट्रेट लाइन है, आपको यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन है, तो कहीं पे पॉइंट नहीं बना। और जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पे आते हैं, ये आप इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जाएं x इक्वल टू 0 पे, तो ये आपको 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट लाइक शेप है, ये पोर्शन पॉइंट लाइक शेप है। तो इस पॉइंट लाइक शेप पे आप स्लोप चेक करने के लिए आप 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल आप लोग इसी कर्व पे कोई भी आपको कर्व दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चेक करना है, सपोज इस पॉइंट पे चेक करना है, और इस पॉइंट पे स्लोप चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इस पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज ये पॉइंट ऑफ ये जो प्लॉट है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है, इस पॉइंट के लिए। तो टेंजेंट में आप x की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मेजर करेंगे, ये एंगल मेजर करेंगे, तो ये एंगल से आप tan थीटा फाइंड करेंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्लोप वैल्यू बताएगा। सपोज ये y था, ये x है, और dy by dx आप फाइंड कर रहे हैं एट x इक्वल टू x, ये पॉइंट x नॉट के इक्वल है। तो लाइक दिस आपने टेंजेंट से स्लोप फाइंड किया होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अभी जो मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा था, अगर कहीं पे पॉइंट लाइक शेप है, लाइक दिस शेप है, इस पॉइंट पे ये भी टेंजेंट हो सकता था, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। आप इस पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो एंगल की भी एक्स एक्सिस से इस tan की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ वैल्यूज आपको वहां पे श्योरली नहीं पता है क्या है, आप डाउटफुल हैं कि ये वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है। और जब नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट आएंगी, जब आप ये बताएंगे कि -20 से +20 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो श्योरली नहीं पता। देखो एक पॉइंट को और यहाँ पे अलर्ट रहे हैं, एक तो आप एग्जैक्टली बता रहे हैं कि वैल्यू +-20 है, तो यहाँ डबल वैल्यूड है, वैल्यू डिफाइंड है कि +20 और -20। बट जब एक रेंज लिख दिया कि -20 से +20 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ वैल्यू नहीं पता आपको क्या है, रेंज पता है, तो वैल्यूज इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइट होगी फंक्शन जिस पॉइंट पे ऐसी डाउटफुल केस होगा उस फंक्शन पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने हिंट किया कि अगर फंक्शन के प्लॉट में पॉइंट लाइक शेप है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट होंगी, डेरिवेटिव उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, और जब डिफाइंड नहीं होगा देन डेरिवेटिव विल बी डिसकंटिन्यूअस। इफ देयर इज नो पॉइंट लाइक शेप in the function of in the graph of function fx, then derivative has single value, derivative है the value of ये बात, then the value of derivative of fx is defined, और जो डिफाइंड होगा
देन df by dx will be continuous, जो आपको कंटिन्यूटी कंडीशन डेरिवेटिव के लिए चेक करने के लिए दिया है। अगर पॉइंट लाइक शेप होगा डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस। इफ देयर इज पॉइंट लाइक शेप in the graph of the function fx at a particular point, x नॉट की बात कर रहे हैं, कोई मैंने नोटेशन आपको कर दिया x नॉट, दैट पॉइंट पे df by dx at x equal to x naught is not defined. जब not defined होगा then it will derivative discontinuous है, discontinuous। अदिति discontinuous। तो ये पॉइंट आपको फंक्शन का अगर जब ग्राफ दिया है तब आपको अप्लाई करना। जैसे अभी आपको मैंने नेक्स्ट पेज पे ये फंक्शन का ग्राफ दिया है, सपोज ये फंक्शन का ग्राफ मैंने शो किया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फंक्शन और डेरिवेटिव्स दीज ग्राफ में चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस हैं या नहीं। ये टू फंक्शंस मैंने ड्रॉ किए, मैंने 2 पॉइंट्स बताए फंक्शन के ग्राफ के लिए, एक फंक्शन के लिए और फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए। अब आपको दीज फंक्शन में चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं। इस ग्राफ में फर्स्ट फंक्शन के ग्राफ के लिए अब आप एक कोई स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि इन्फिनिटी पे हम कैसे चेक करेंगे। देखो कंटिन्यूटी करेक्टर आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे चेक कर सकते हैं जो फंक्शन उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में ड्रॉ किया। जैसे अभी जो फर्स्ट फंक्शन है आपको मैंने x इक्वल टू 0 से x की पॉजिटिव साइड के लिए ड्रॉ किया हुआ है, x की वैल्यू 0 से पॉजिटिव साइड के लिए मैंने these two फंक्शंस प्लॉट किए हैं। अब अगर यही प्लॉट को आप चेक करने लगे, आप these फंक्शन में ये x इक्वल टू 0 पॉइंट है, ये सपोज x इक्वल टू कोई भी पॉइंट मान लीजिए x0 डैश, ये x1, ये x2 और ये x3 मैंने सम पॉइंट शो कर दिए। तो आप ये फंक्शन को चेक करें, ये x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में कोई भी फंक्शन प्लॉट नहीं किया हुआ है। अब हो सकता था इन्हीं फंक्शन में, देखो ये पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ, थोड़ा अलर्ट रहेंगे। जब x इक्वल टू 0 पे प्लॉट आपको 0 के लेफ्ट में प्लॉट नहीं दिया है, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती थी ना कि अगर प्लॉट हम और आगे नेगेटिव साइड के लिए चेक करें तो ये लाइक दिस होता है। पॉसिबिलिटी फर्स्ट के लिए मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि यहाँ पे फंक्शन 0 हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो जस्ट मेरे कहने का सेंस ये है कि जिस रीजन में प्लॉट दिया होगा उनके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके अलावा आप कंटिन्यूटी कंफर्म कर सकते हैं। तो आप x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कंटिन्यूटी कंफर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे आप x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी कैरेक्टर के लिए इस फंक्शन के लेफ्ट और राइट प्लॉट दिया होगा तभी आप कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसे इस फंक्शन पे जाएं, इस फंक्शन पे अगर इसी के मैं नेगेटिव साइड वाला प्लॉट आपको कंफर्म कराऊं तो ये आप देखिए राइट में मैंने सेम पार्ट कर दिया, अब लेफ्ट में मैंने ड्रॉ कर दिया, और जबकि यहाँ पे ये भी हो सकता था कि 0। आप श्योर थोड़ी है कि कोई फंक्शन के प्लॉट में यही पॉसिबिलिटी बनेगी या यही पॉसिबिलिटी बनेगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता था, या इसके अलावा कोई और बिहेवियर भी आ सकता था। तो जस्ट जब आपको ग्राफ दिया होगा तो उस ग्राफ के एक्सट्रीम पॉइंट के अलावा आप कंटिन्यूटी कैरेक्टर को कंफर्म कर सकते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आप कंफर्म नहीं कर सकते कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। तो जैसे आपको भी मैंने ये 2 प्लॉट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो फंक्शन आप x इक्वल टू 0 पे कंफर्म नहीं हो सकते किसी भी फंक्शन को कि वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो ये आप 0 से x0 डैश के बीच आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये फंक्शन 0 से x0 डैश के बीच ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब आपने ये प्लॉट किया सेकंड फंक्शन, तो अभी मैंने एक आपको पॉइंट बताया कि आप 0 से x0 डैश तक आप कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर सकते हैं, और किसी भी x0 की वैल्यू के लिए these 2 पॉइंट्स के मिडिल में कोई भी वैल्यू आप कंसीडर करें तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, फंक्शन की सिंगल वैल्यू है, और जब फंक्शन डिफाइंड है देन फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस। और ये फंक्शन को आप चेक करें, ये फंक्शन x1 पे आप बताइए फंक्शन की x1 पे क्या वैल्यू है। अगर ये मैंने प्लस a लिख दिया और ये माइनस a लिख दिया, ये वैल्यू को मैंने 4 शो कर दिया। तो जिनकी बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो रहा है वो अपने को म्यूट कर लें। डिसकंटिन्यूस रहेगा। देखो यहाँ पे x1 पे आप जस्ट ये बता सकते हैं कि श्योर वैल्यू +1 से -1 के बीच है। एट x इक्वल टू x1 fx लाइज बिटवीन -a2
प्लस ए, बट एग्जैक्टली वैल्यू क्या है वो आपको नहीं पता। ग्राफ में जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की, x1 पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और इस परपेंडिकुलर से इस एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो वैल्यू आपको नहीं पता कि क्या वैल्यू होगी। जब वैल्यू नहीं कंफर्म है, नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट है, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं। फंक्शन डिफाइंड नहीं है, श्योरली वैल्यू आप नहीं बता सकते, देन फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कंटिन्यूअसली ड्रॉ तो कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली ड्रॉ करने से आप श्योर नहीं होगी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट और चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या नहीं। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए जहां पे आप चेक कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या नहीं। इट मींस आप यहां पे ग्राफ में चेक करेंगे तो x इक्वल टू x1 पे, x2 पे, x3 पे फंक्शन की वैल्यू आप श्योरली नहीं बता सकते क्या है। प्लस ए से माइनस ए के बीच लाई करेगी, और जब नहीं बता सकते तो नंबर ऑफ वैल्यूज, फंक्शन की नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट है, इट मींस फंक्शन डिफाइंड नहीं है x1 पे, x2 पे, x3 पे। तो x1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, x2 पे डिसकंटिन्यूअस है, x3 पे डिसकंटिन्यूअस। ऐसे ही ये फंक्शन आप सेकंड, मैंने आपको fx फर्स्ट फंक्शन जो प्लॉट दिया है वहां पे आपको हिंट कर दिया, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x1, x2, x3। these पॉइंट शो किए थे यहाँ पे, तो 3 पे आपको कंफर्म हो गया ये डिसकंटिन्यूअस है। अब जब सेकंड फंक्शन पे जाएंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और x लाइज बिटवीन 0, मैंने इक्वलिटी नहीं इंक्लूड किया यहाँ पे 0 पे, क्योंकि 0 पे मुझे बिहेवियर नहीं पता। लाइज बिटवीन 0 टू x0 डैश, यहाँ पे अगर मैं इक्वलिटी इंक्लूड कर लेता हूँ तो डाउटफुल रहेगा, बट 0 टू x0 डैश फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट जैसे ही आप x इक्वल टू x0 पे आप डेरिवेटिव को चेक करेंगे, तो आप इस x इक्वल टू x0 पे पॉइंट लाइक शेप है, ये पॉइंट लाइक शेप है, तो इसका डेरिवेटिव जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में पॉइंट बताए हैं, ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा। तो ये पॉइंट्स आपको जो प्रॉब्लम का आपको चेक करना होगा कि गिवन फंक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं, आपको वेरियस कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, तो दैट टाइम पे बेनिफिशियल होंगे कि इजीली आप कैसे चेक कर सकते हैं। अभी ये जो पॉइंट्स मैंने आपको नोट कराए, मुझे जस्ट ये फंक्शन के डेरिवेटिव का आपको हिंट करना था, जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में नोट नहीं है, बट आप हो सकता है कि आगे कहीं ये फेस हो तो आप इसका डेरिवेटिव आपको ये हिंट कर दिया कि इस ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे ऑल इस पॉइंट्स पे, बट इसका जब डेरिवेटिव चेक करेंगे df by dx, तो जो मैंने पॉइंट बताया ग्राफ से चेक करने के लिए, df by dx इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? एट x इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इन पॉइंट से आपको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे पॉइंट लाइक शेप है फंक्शन में, और पॉइंट लाइक शेप है तो उस पॉइंट पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू श्योरली नहीं पता क्या है, जब नहीं पता, डाउटफुल है, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे, डिफाइंड नहीं है, सॉरी डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। इसी को आप मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन के बिहेवियर पे जाएं, ये मॉड x माइनस 3 पे जाएं, तो इसको आप लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं, x माइनस 3 और माइनस x माइनस 3, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए, और क्योंकि फंक्शन 0 पे भी डिफाइंड है तो यहाँ पे आप इक्वलिटी इंक्लूड कर सकते हैं। अब फंक्शन का बिहेवियर आपको पता चल गया, और जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप इजीली डेरिवेटिव यहाँ पे ले सकते हैं, df by dx। इस पार्ट से डिफरेंशियल किया तो ये वैल्यू प्लस है, इस पार्ट से डिफरेंशियल किया तो ये वैल्यू माइनस 1 है। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये प्लस 1 है, x लेस देन 0 के लिए माइनस 1 है, बट 0 पे आपको बिहेवियर नहीं, 0 पे आपको कि यहाँ पे जैसे ही आप 0 प्लेस करेंगे आपको बिहेवियर नहीं पता। वही आपको मैंने हिंट किया है कि आप चेक कर लीजिए इस लेफ्ट राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों वैल्यू मैच नहीं करती, डेरिवेटिव की वैल्यू मैच नहीं करती, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। जब मैच नहीं करेंगी, ये आपको इक्वल होना चाहिए, ये पार्ट जब नॉट इक्वल होगा तो डिसकंटिन्यूअस। तो ये x इक्वल टू 0 पे आप चेक कर सकते हैं, एक साइड प्लस 1 है और एक साइड माइनस 1 है। इसका प्लॉट अगर आप करोगे, गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव का प्लॉट करोगे, तो ये df by dx, x इक्वल टू 0, ये प्लस 1 और ये माइनस 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1। तो x इक्वल टू 0 पे आपको श्योरली नहीं पता वैल्यू क्या है, प्लस 1 से माइनस 1 के बीच कोई वैल्यू हो सकती है, और जब प्लस 1 से माइनस 1 के बीच वैल्यू होगी, श्योरली आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या वैल्यू है, तो डेरिवेटिव विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो चाहे जैसे आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए प्रॉब्लम के टाइम पे आप उनको करेक्टली अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आप लेस टाइम में फाइंड कर पाएं बेनिफिशियल। तो मैंने आपको सिंगल वैल्यूड फाइनाइट फंक्शन कंटीन्यूअस, डेरिवेटिव कंटीन्यूअस चेक करना आपको बताया। डेरिवेटिव सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है, वो फंक्शन से अगर मैथमेटिकल फंक्शन दिया हुआ है तो आप वहां से आप चेक कर सकते हैं डेरिवेटिव लेके। एक लास्ट कंडीशन और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं, उसको भी एक बार प्रॉब्लम वाइज नोट कर लें। चेक वेदर द फंक्शन fx is equal to a sin kx, where k is real constant and capital A is constant, finite constant है।
check whether the function fx is square integrable or not. तो स्क्वायर इंटीग्रेबल चेक करने के लिए आपको लास्ट लेक्चर में कंडीशन बताया था कि आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर इंटीग्रेबल चेक कर रहे हैं, तो f मॉड स्क्वायर पे जाएंगे dx, ये वैल्यू को चेक करेंगे कि ये फाइनाइट आता है या नहीं। फाइनाइट होगा तो स्क्वायर इंटीग्रेबल, इनफाइनाइट होगा तो नॉट स्क्वायर। तो गिवन फंक्शन का मॉड स्क्वायर आप करेंगे तो a मॉड स्क्वायर साइन रियल फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर kx dx। और जैसे ही आप ये ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये पार्ट पे जाएं, इसको आप नोट कर सकते हैं 1 माइनस cos 2kx by 2 dx। a मॉड स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रल किया तो x आ गया, नेक्स्ट का इंटीग्रल sin 2kx by 2, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू चाहे जो भी बने, आपको इसी पार्ट से आइडिया बन गया फर्स्ट टर्म से, x को आपने प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लेस किया, ये फर्स्ट टर्म इनफाइनाइट बन गया, और जैसे इनफाइनाइट होगा ये वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। तो जो गिवन फंक्शन है होल रेंज के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए, अगर वहाँ पे लिमिट नहीं दिया है, रेंज नहीं दिया है एक्स का कि कहाँ पे चेक करना है, रीजन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको होल स्पेस में चेक करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चेक करना है। तो ये होल रेंज ऑफ एक्स के लिए स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, देन fx गिवन फंक्शन इज नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो इंटीग्रल कंडीशंस कैसे चेक करेंगे वो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। बट जब आपको ये मल्टी कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी किसी इंटीग्रल फंक्शन के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि वो मोर देन वन कंडीशन सेटिस्फाई करे, बट हो सकता है कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई, कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। जो लास्ट लेक्चर में आपको एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशंस के लिए मैंने कंडीशंस नोट कराई हैं, वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑल कंडीशंस वहाँ पे इंक्लूड हो जानी चाहिए। वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटीन्यूअस, डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशंस मस्ट बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटीन्यूअस, डेरिवेटिव यहाँ पे टाइम का बिहेवियर शो नहीं किया तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेक नहीं करना। जब टाइम बिहेवियर दिया होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेक करेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो फाइनाइट और सिंगल वैल्यू बने, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो जो अब तक प्रॉब्लम मैंने आपको नोट कराई है वो इंटीग्रल कंडीशन चेक करने के लिए बताई है, इनमें ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल, मैंने आपको एक्सेप्टेबल बता दिया, मैंने कोई अभी एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं बताया कि एक्सेप्टेबल है, हो भी सकता है और नहीं भी, मैंने जस्ट आपको इंटीग्रल कंडीशन चेक करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे आप स्टेटमेंट नोट करेंगे, among the following functions which function, more than one भी हो सकते हैं, which is are physically acceptable। psi function of x, a cos kx, second a exponential minus alpha x square, a tan kx, a x square minus alpha x square। और इन दीज नोटेशंस a इज एनी कांस्टेंट, और ये जब मेंशन किया होगा तो ये फाइनाइट वैल्यू को इंक्लूड करेगा यहाँ पे, और k एंड अल्फा आर रियल कांस्टेंट। a पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो रियल ही होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, रियल हो सकता है, बट k और अल्फा दीज फॉर्म्स के लिए रियल। मैंने यहाँ पे मेंशन किया इज आर, तो मोर देन वन करेक्ट हो सकता है कोई भी यहाँ पे करेक्ट ना, कोई भी एक्सेप्टेबल ना। देखो आपको जो कंडीशंस मैंने नोट कराई है वो होल आपको ऑल कंडीशंस चेक में आपको फुलफिल होनी चाहिए तभी एक्सेप्टेबल होगा। तो इजी वे क्या है कि आप गिवन फंक्शंस में अगर आपको एग्जाम की अप्रोच ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न अगर हो, ठीक है, तो दैट केस में आपको जस्ट ये चेक करना है कि आप बहुत लेस टाइम में चेक कर पाए कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जिससे आप उसको एक्सक्लूड कर पाए, क्योंकि ऑल कंडीशन चेक करने में बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा। तो इजी वे क्या है कि पहले आप फाइनाइट चेक करें ऑल पॉइंट्स पे, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में वो मोस्टली केस में वो फाइनाइट वाली कंडीशन से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जब नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स में, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको चेक करना है कि किस फंक्शन को आप एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो पहले आप जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे जाएंगे तो आपको फाइनाइट कंडीशन चेक करना है, सिंगल वैल्यूड, फिर फंक्शन के कंटिन्यूटी कंडीशन पे जाएं, फिर डेरिवेटिव से पहले आप एक बार उसको स्क्वायर इंटीग्रल भी चेक कर लें, फिर डेरिवेटिव पे आप चेक करें। तो इससे आप मोस्टली प्रॉब्लम को लेस टाइम में चेक कर पाएंगे।
बट यहाँ पे जो मैंने नोट कराया है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल फंक्शंस पे क्या कंडीशंस फुलफिल होंगी, क्या फुलफिल नहीं होंगी, उनको आपको नोट करना है। दोनों अप्रोच अलग है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते हुए पहले आप जो फंक्शन फॉर्म है उन पे आप ये चेक कर लें कि जो एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशंस हैं उनमें से क्या सेटिस्फाई होंगी क्या नहीं। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आप फिर इजीली आप ये चेक कर पाएंगे कि क्या फंक्शन एक्सेप्टेबल हो सकते हैं क्या नहीं। एग्जाम के लिए मैंने अप्रोच बताया कि पहले फाइनाइट चेक करें फंक्शन को, सिंगल वैल्यूड और कंटीन्यूअस चेक करें। डेरिवेटिव वाली कंडीशन से पहले आप स्क्वायर इंटीग्रल चेक करें, फिर आप डेरिवेटिव की कंडीशन करें। फर्स्ट फंक्शन जो आपको दिया है साई इज इक्वल टू a cos kx, ये सभी को कंफर्म है कि फंक्शन फाइनाइट है। ये फंक्शन फाइनाइट है, cos की वैल्यू +1 से -1 के बीच लाई करती है। जो फाइनाइट वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू +a से -a के बीच लाई करेगी, वैल्यू फाइनाइट आएगी। गिवन फंक्शन इज फाइनाइट। cos फंक्शन सिंगल वैल्यूड भी है, कंटीन्यूअस भी है, तो गिवन फंक्शन इज फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटीन्यूअस। अब आपको एग्जाम में डेरिवेटिव से पहले स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशन तय करना है, बट यहाँ पे मैं डेरिवेटिव के लिए नोट कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डिफरेंशियल किया तो माइनस साइन मिलेगा और k मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है। साइन बिहेवियर आपको नोट कराया हुआ है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव अब फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है और कंटीन्यूअस भी है। तो जैसे जैसे आप फॉर्म का प्रैक्टिस करेंगे तो सम नॉन फॉर्म के लिए आपको ये आइडिया रहेगा कि गिवन फंक्शन क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जैसे आप लेस टाइम एग्जाम में आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो कंडीशंस आपको नोट कराई हैं उन कंडीशंस में से एक्सेप्ट स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशंस, आपको ये कंडीशंस कंफर्म हो गई, वो फुलफिल होती हैं। बट अभी आप स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशन और चेक कर लें, सभी अपने नोटबुक में चेक करेंगे। -∞ टू +∞ इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx, जो भी मैंने लास्ट पे आपको साइन फॉर्म के लिए डिस्कस करना बताया कि कैसे स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशन चेक करेंगे। सिमिलर अप्रोच है, ओनली फंक्शन में माइनर चेंज होगा। -∞ टू +∞ आपने इंटीग्रल किया, cos स्क्वायर की x फॉर्म बन गया, तो a mod स्क्वायर बाई 2 -∞ टू +∞, अब की बार 1 + cos 2ax dx, तो ये इन्फिनिटी आएगा। और जब इन्फिनिटी होगा देन गिवन फंक्शन a cos kx होल रेंज ऑफ पोजीशन के लिए -∞ टू +∞ के लिए इज नॉट स्क्वायर इंटीग्रल। और जब नॉट स्क्वायर इंटीग्रल तो होल स्पेस के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगा तो गिवन फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। साई x इज इक्वल टू a cos kx इज नॉट एक्सेप्टेबल फंक्शन, नॉट एक्सेप्टेबल फंक्शन फॉर होल स्पेस। लिमिटेड रीजन के लिए वो एक्सेप्टेबल होता है। अब किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये फंक्शन कॉस फंक्शन फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए फाइंड भी किए होंगे, बट रिकॉल भी करें वहां पे लिमिट -∞ टू +∞ के लिए कॉस फॉर्म नहीं रहा होगा, किसी लिमिटेड रीजन के लिए रहा होगा। तो मैंने ऑल कंडीशंस फर्स्ट फंक्शन के लिए बता दी। ऐसे ही आपको ऑल फंक्शंस के लिए ऑल कंडीशंस नोट करनी है कि या अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो उससे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे। अब जैसे आप मैंने फर्स्ट के लिए बता दिया, अब अगर आप थर्ड पे जाएं, थर्ड फंक्शन पे जाएं, तो थर्ड फंक्शन आपको यहाँ पे a tan kx दिया है। अब tan kx को आप चेक करें क्या ये फाइनाइट है। π/2 3π/2 5π/2 π/2 के ऑड मल्टीपल पे ये वैल्यू को चेक करिए। ये वैल्यू +∞ से -∞ कोई भी वैल्यू हो सकता है। +∞ -∞ पे आप डाउटफुल हैं कि क्या वैल्यू होगी। और जब आप प्लॉट करते हैं तो प्लॉट आप tan के लिए प्लॉट किए होंगे तो π/2 पार्ट पे अगर 0 to π/2 चेक कर रहे हैं तो ये प्लॉट मिला होगा। बट π/2 से पाई के लिए अगर आप चेक करेंगे, मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, लाइक दिस प्लॉट बना होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस भी है। यहाँ पे +∞ और -∞ को अप्रोच भी कर रहा है π/2 के। ऐसे ही आप हायर वैल्यू एंगल की हायर वैल्यू के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो गिवन फंक्शन इज नॉट फाइनाइट। एग्जाम में अगर आपको ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन से ही कंफर्म हो जाएगी नॉट फाइनाइट, तो बाकी कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज नॉट फाइनाइट, इज नॉट कंटिन्यूअस। π/2 पे गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, तो चाहे तो आप बाकी कंडीशन भी चेक कर लें, बट इस साई x इज नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल। जिस एग्जाम में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर सेलेक्ट करना है फंक्शन कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो आप लेस टाइम में चेक कर लें, तो रॉन्ग ऑप्शन में सेकंड पे जाएं। सेकंड में आपको a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर दिया है। ये फाइनाइट है,
सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूस भी है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी साई बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल एज सच, और एक्सपोनेंट का जो डिफरेंशियल करेंगे तो मल्टीप्लाई में -2 अल्फा एक्स बनेगा, दैट इज -2 a अल्फा। कांस्टेंट टर्म हो गए, वेरिएबल टर्म x एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अभी आपको ये बिहेवियर शो किया था कि ये फाइनाइट है, तो गिव डेरिवेटिव इज फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटीन्यूअस। टू कंटीन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट है कंटीन्यूअस है। अब एक लास्ट कंडीशन बचता है स्क्वायर इंटीग्रेबल, फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, -∞ टू +∞ a mod स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx। गिवन फंक्शन, ये इंटीग्रेंड पे जाइए, ये इंटीग्रेंड इवन है, लिमिट को आप 2 टाइम्स 0 टू पॉजिटिव पार्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx। और ये गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से यूज करके आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि ये वैल्यू फाइनाइट है। नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ मैथमेटिकल इंटीग्रेशंस नोट करूंगा, वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। पहले से आपको आइडिया हो तो आप ये चेक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो ऑल कंडीशंस मैंने नोट कराई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे फुलफिल हो गई। अगर फुलफिल होंगी तो ये फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर is physically acceptable for whole space. Physically acceptable for x lies between -∞ to +∞. इस रेंज के लिए एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे फोर्थ फंक्शन फिर से ये सेकंड वाली कंडीशन जैसे आपको रिपीट कर देनी है, ये ऑल कंडीशंस रिपीट करेगा। फोर्थ में जो आपको फंक्शन दिया है साई एक्स इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये फिर से फिजिकली एक्सेप्टेबल, सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। जिस पे डाउट हो जिस कंडीशन पे वो आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं, सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे आएंगी। स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशन चेक करने के लिए जो इंटीग्रल पार्ट था उसके लिए सब मैथमेटिकल इंटीग्रेशंस। देखो अगर फंक्शन इवन है या ऑड है तो x को आप -x चेक करते हैं, ये पार्ट भी रिक्वायर्ड होगा लिमिट को चेंज करने के लिए। अगर ये माइनस आए, यहाँ पे अगर फंक्शन में x को -x दिया और फंक्शन अनचेंज है देन fx इज इवन फंक्शन। ये आप अप्लाई किए होंगे। अगर साइन चेंज हो जाता है देन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अगर x को -x कर रहे हैं और फंक्शन में एग्जैक्टली आप ये ना तो प्लस के इक्वल है और ना ही माइनस के इक्वल है, फंक्शन की x वैल्यूज के इक्वल, देन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। कोई न्यू मैथमेटिक्स नहीं है, ये आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, जस्ट रिमाइंड कराने के लिए आपको यहाँ पे नोट करना है। गामा फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन आप पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस x x पावर n माइनस 1 dx। दिस इज गामा n और फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, n माइनस 1 नेगेटिव नहीं होना। ये इंटीग्रेशन पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में, इसी डेफिनेशन को आप मैथमेटिकल डेफिनेशन को यूज करेंगे फॉर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस रिगार्डिंग गामा फंक्शन। सम पॉपुलर इंटीग्रेशंस आपको यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ जो रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंट में पावर 1 है, दिस इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई अल्फा पावर n प्लस 1 और गामा n प्लस 1 टोटल का गामा डिवाइडेड बाई अल्फा पावर n प्लस 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर x पावर n dx। ये गामा ऑफ n प्लस 1 बाई 2, ये होल का गामा है, बाई 2 इंक्लूड करते हुए गामा करते रहे, डिवाइडेड बाई 2 अल्फा का टोटल पावर है n प्लस 1 बाई 2। नेक्स्ट इंटीग्रेशन आपको रिकॉर्ड होगा समटाइम, ये लिमिट को जरूर एक बार यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ये अपर 3 इंटीग्रेशंस में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है और इस dx सम इज स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फा। और यहाँ पे ये पार्ट के लिए जो अल्फा नोटेशन है वो अल्फा रियल होना चाहिए, जहाँ पे भी अल्फा नोटेशन आए। ये इंटीग्रेशन कंडीशन आप पहले से पढ़े होंगे। अगर fx dx इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं लिमिट इक्वल और अपोजिट के लिए, चाहे वो फाइनाइट लिमिट हो चाहे इनफाइनाइट लिमिट हो, तो ये इंटीग्रल वैल्यू आप 2 टाइम्स 0 टू a के लिए fx dx इफ fx इज इवन, कैसे इवन है वो आपको पे कंडीशन लिखा हुआ है।
यही पार्ट माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, ये जीरो होगा इफ एफ एक्स इज ऑड। जब अप्लाई करेंगे तब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स आपको पहले से सब पढ़े हैं, रिकॉल करने के लिए मैंने नोट करा दिया। तो जिन कैंडिडेट्स को ये डाउट हो रहा हो, जो भी सम प्रॉब्लम्स में मैंने स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशन इस पार्ट के लिए नोट किया कि कैसे फाइनाइट है, ये इंटीग्रेशन पार्ट, ये इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को यूज करिए, x पावर n, n वैल्यू यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये वैल्यू फाइनाइट आएगा, जब फाइनाइट होगा तो एक्सेप्टेबल। ऐसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करें। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको पहले इंटीग्रल कंडीशन बताया, फिर होल कंडीशंस आपको चेक करना बताया। अगर कोई एग्जाम में नॉट एक्सेप्टेबल सेलेक्ट करने के लिए अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगा तो नॉट एक्सेप्टेबल में जाएगा, अगर ऑल कंडीशंस फुलफिल होंगी तब एक्सेप्टेबल है। तो लेस टाइम में फाइंड करने के लिए अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं तो 4 ऑप्शंस में आपको पहले जितना इजीली आप चेक कर पाएंगे कि क्या कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, उससे इजीली आप एक्सक्लूड कर पाएंगे। तो फंक्शन की फॉर्म देख के आपको पता चल जाएगा जब आप these functions like this प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे फिजिकली एक्सेप्टेबल चेक करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम वाइज एग्जांपल वाइज कर दिया है। ये मैथमेटिक्स जो आपको मैंने इस पेज पे नोट किया है वो स्टार्टिंग के पेजेस पे जो ब्लैंक रखने के लिए बोला था वहां पे नोट करेंगे, जिससे आगे जब एप्लीकेशन हो तो ये सर्च करने में टाइम वेस्ट ना हो कि कहाँ पे आपने नोट किया। स्टार्टिंग के पेजेस से देख के सम टाइम अप्लाई करें, फिर हैबिट में इंक्लूड करें कि आपको ये मेमोराइज हो जाने चाहिए, क्योंकि बार बार देख के नोट करते जाएंगे तो एग्जाम तक मेमोराइज नहीं होंगे। एग्जाम से एक दिन पहले आप फॉर्मूले मेमोराइज करने लगेंगे तो ओवरलैप होकर डाउट क्रिएट करें। इसलिए प्रॉब्लम के टाइम पे जब एप्लीकेशन हो रहा हो तो पहले आप इनको एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करें, आप नोट करके देख लें कहीं पे। जब एप्लीकेशन हो रहा हो तो फर्स्ट और सेकंड टाइम के बाद जब एप्लीकेशन करें तो उनको बिना देखे आप यूज करिए, जिससे आपके हैबिट में आए। द वेव फंक्शन प्रॉब्लम नोट करेंगे। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल is defined as psi function of x is equal to sin pi x by a multiplied by exponential minus I omega t for x lies between 0 to a, otherwise 0, where a and omega are real and positive constant. Find the probability of finding the particle lies between a by 4 to 3a by 4। मैंने आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट डाउन कर दिया है, आप लोग नोट करें अपने नोटबुक में। स्टेटमेंट को रीड करके प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन आपको बताया हुआ है, आप अप्लाई करके विद इन 2 मिनट रिजल्ट बताइए। रिंकू कुछ पूछना है क्या?
a/4 प्लस a/y। रिजल्ट अभी डिस्कस करेंगे, आप लोग ट्राई कर लीजिए। सर a/4 प्लस a/y। लगभग सभी ने रिजल्ट फाइंड कर लिए। कुछ मैसेज में रिप्लाई भी कर रहे हैं, कुछ ने अपने को अनम्यूट करके भी रिप्लाई किया। देखो जो रिप्लाई किए हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने मैसेज में रिप्लाई किया है, मैसेज में 75%, मोर देन 75% वो अपने ओल्ड नॉलेज से अभी भी रिप्लाई कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट कौन अपने ओल्ड नॉलेज से अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट एक ही टर्म्स में है। वो जो मैंने अब तक ये जब से वेव फंक्शन स्टार्ट किया है और आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तक जो मैंने पढ़ाया, शायद वो ना तो उसको रिलेट कर पाए, ना रिकॉल कर पाए, या मैंने जब ये आपको हिंट किया कि कब क्या रिजल्ट करेक्ट होगा, कैसे आपको फाइंड करना है, उस टाइम पे हो सकता है कंसंट्रेट ना किया हो, मेरे स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस आप लोगों को फेस ना हुई हो, फील ना हो रही हो उस टाइम पे, ठीक है। तो जिनका रिजल्ट एक ही टाइम मल्टीपल में है, एक ही टर्म्स में है, वो रॉन्ग है। रिकॉल करिए, मैंने आपको ये हिंट किया था कि अगर प्रोबेबिलिटी की यूनिट आएगी तो दैट इज मीनिंगलेस। ए डिस्टेंस बताता है, 0 to a, x के लिए वैल्यू है, x डिस्टेंस है, पोजीशन है, और जब एक ही यूनिट हो गई, आपको पता चल गया डिस्टेंस की यूनिट है, आपका रिजल्ट एक ही टर्म्स में है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको डिस्टेंस की यूनिट में बन गया, दैट इज रॉन्ग आंसर। रीजन क्या है? क्योंकि जब मैंने आपको बताया, आप उस टाइम पे उसको इग्नोर करके चले, आप उसको आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं लगा जो मैंने बोला। उसने एक ही टर्म्स में रिजल्ट नहीं निकाला है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया, बट वो फिर भी इंप्रूवमेंट कर रहा है। एक और कैंडिडेट को मुझे कुछ हिंट करना था, मैं भी बोलता हूँ। एक तो तन्मय को फिर से बोलना था मुझे। तन्मय, आपका सबसे पहले आंसर आया था, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो। जी सर। आपने 0, मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ और आपने शायद विदिन हाफ मिनट अपने आंसर 0 कर दिया। हो सकता है कि आपको नॉलेज हो सकता है आपको टॉपिक पहले से आते हो, बट जब भी आप मेमोरी बेस्ड रिजल्ट टिक करेंगे, आपको नहीं पता आपने क्या पढ़ा था, क्या कंडीशन थी, आपने रिजल्ट टिक कर दिया। क्या कैलकुलेट किया आपने? सही बताना। नहीं सर, नहीं कैलकुलेट किया। आपका एक्यूरेसी कभी टेस्ट देके देखना, अगर आप जो टॉपिक हुए हैं, ठीक है, आपके इसी नेचर की वजह से हो सकता है आपको नॉलेज हो, मैं चेक नहीं किया हूं, इसीलिए मैं आपको फ्रैंकली आपको जो स्टेटमेंट बोला उसको ध्यान से सुनिए। आपको नॉलेज हो सकता है, बट आपका हैबिट गलत है। उस हैबिट से आपको हमेशा एक्यूरेसी में प्रॉब्लम रहेगी, और प्रॉब्लम रहेगी तो आपके एग्जाम के क्वालिफाई होने के नॉलेज होती है भी चांसेस कम हो गए। कोई टेस्ट हुआ हो इस करंट बैच का किसी भी टॉपिक का, तो आप वहाँ पे थोड़ा उसको रिकॉल कंपेयर कर सकते हैं, या आगे टेस्ट हो तब आप कंपेयर कर लें, अगर सेम मेथड को आप अप्लाई करें जो आपने ट्राई किया। जो यहाँ पे एक और है, कोई निर्मल ने रिप्लाई किया था, एक बार अपने को अनम्यूट कर लीजिए। निर्मल, उन्होंने, मैंने प्रॉब्लम नोट कराया, उनका मैसेज आता है फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए है। जब आपको जिस पर्टिकुलर पार्ट को कैलकुलेशन के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो आप अनदर पार्ट पे नहीं जाएंगे कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। और आप कैसे कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं? होल रेंज के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये जो रेंज आपको डिफाइन किया है उसके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि एक डेरिवेटिव को कंटीन्यूअस चेक करना है, समटाइम वो डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है, वो पोटेंशियल के फॉर्म पे डिपेंड करेगा। मुझे नहीं पता आपको किस पॉइंट पे ये डाउट रहा कि फंक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं। आप पार्टिकल बॉक्स में ये फॉर्म पढ़े, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो पार्टिकल बॉक्स इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वैल्यू के लिए आप जिस राइटर की बुक पढ़े हो, या जहां आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया हो, पहले एग्जाम के क्वेश्चंस भी वन डायमेंशनल पार्टिकल बॉक्स पे हैं, तो उनके आपके अकॉर्डिंग तो सारे रॉन्ग हो गए। वो देखो, कोशिश करें, अभी सिलेबस बहुत कम हुआ है, अपने में इंप्रूवमेंट करिए। इंप्रूवमेंट करने का आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि 20 पॉइंट्स को फॉलो करिए। अगर अभी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, एग्जाम से 1 मंथ पहले, 1 वीक पहले, कभी इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। फिजिक्स को इंप्रूव नहीं करना है, अपने नेचर में भी कुछ इंप्रूवमेंट लाना है। बहुत सारे पॉइंट्स हमारे रिजल्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारे फ्यूचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं। रिकॉल करें, मैंने ये हिंट किया था कि जब आप श्योर ना हो कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं, अगर स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है नॉर्मलाइज, मैंने नहीं लिखा है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, तो रिकॉल करिए। अगर आप हो सकता है भूल गए हो, बट जब ये कंसेप्ट रिपीट हो, मेथड रिपीट हो, तब आपको नहीं भूलना है। हो सकता है आर्टिकल के टाइम पे आप भूल गए, प्रॉब्लम के टाइम पे फर्स्ट टाइम भूल गए, नेक्स्ट टाइम नहीं भूलना है, क्योंकि बार-बार सेम मिस्टेक करते जाएंगे तो इंप्रूवमेंट के चांसेस 0 हो गए, एग्जाम की क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटी 0। इंप्रूवमेंट स्लो हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। स्लो होगा तो कभी ना कभी टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो रिकॉल करिए, अगर वेव फंक्शन में आपको ये डाउट है कि नॉर्मलाइज है कि नहीं, तो डिनोमिनेटर कैसे पता चलेगा कि आपको बनाएगा? क्यों आप डिनोमिनेटर को बन करके चलना है? मैंने तो यही बताया था कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी डाउट हो तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है, बताया था, रिकॉल कर लीजिए, बोला था नहीं? यस सर। फिर भी आप लोग अगर सेम मिस्टेक को रिपीट करते हैं तो मेरे पढ़ाने का बेनिफिट नहीं लगता। वो तो आप पहले भी करते जब मैंने नहीं बताया था। जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो अपर लिमिट, अपर आपके न्यूमरेटर में लिमिट बनेगी इंटीग्रेशन के लिए a/4 to 3/4, और डिनोमिनेटर में होल स्पेस लिमिट आएगा, साई स्टार साई और साई मॉड स्क्वायर dx। ये आपको प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस किया है। इससे मैंने आपको दैट टाइम पे ये हिंट भी किया कि अगर नॉर्मलाइज होगा भी तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, बट रिजल्ट करेक्ट आएगा, अगर आपको अनदर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। अब a/4 to 3/4
इस लिमिट में गया, फंक्शन रेंज में डिफाइंड है, इस रेंज में लाई करेगा e/4 to 3/4। तो न्यूमरेटर पार्ट में जब आप साई स्टार साई करेंगे तो साइन रियल फंक्शन है बट ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। जब साई स्टार साई प्रोडक्ट किया तो साई स्टार में ये एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t बन गया, प्रोडक्ट किया तो एलिमिनेट हो गया। तो साई स्टार साई में सिर्फ sin स्क्वायर पाई x/a प्रेजेंट रहेगा, बाकी पार्ट एक्सक्लूड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही होगी, बाकी को शायद आएगी। आ रही है सर, आ रही है सर, प्रॉब्लम नहीं है। जब आप डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन लिमिट आप ओपन करेंगे, क्योंकि होल रेंज के लिए करेक्ट फॉर्म नहीं है, -∞ to 0, 0 to a और a to infinity, इस रेंज वाइज आप ये, क्योंकि फंक्शन रेंज वाइज डिफाइंड है तो रेंज वाइज आप इंटीग्रेशन लिमिट ओपन करेंगे और आप यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन फॉर्म रिप्लेस करेंगे। -∞ to 0 इस रेंज में आएगा, 0 to a के आउटसाइड लाई करेगा और डेफिनेट इंटीग्रल में अगर इंटीग्रेंड 0 है तो इंटीग्रल वैल्यू भी 0 आती है। a to infinity भी फंक्शन वैल्यू 0 है, मॉड स्क्वायर भी 0 बनेगा, इंटीग्रल वैल्यू 0 बन गया। तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है, डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ वही लिमिट नॉन जीरो रिजल्ट में कंप्यूट करेगी। तो नेक्स्ट टाइम आप ये डायरेक्ट भी ये पार्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट आगे लिमिट में मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया। 0 to a के लिए आपको यहाँ पे ये लिमिट में आपको फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फॉर्म पाई x/a dx। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको इंटीग्रेशन लिमिट कंफर्म हो गया। इस साइन स्क्वायर फॉर्म को ओपन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपलीफिकेशन करेंगे तो 1 - cos 2 pi x/a/2, 2 डिनोमिनेटर से एडजस्ट हो गया, 1 - cos 2 pi x/a dx। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल किया, न्यूमरेटर में x आएगा। सेकंड टर्म का इंटीग्रल किया तो sin 2 pi x/a डिवाइडेड बाय 2 pi by a, जो a/2 pi बन गया, लिमिट a/4 एंड 3a/4। जब डिनोमिनेटर इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल सेम होने से इंटीग्रल सेम बनेगा, बट जब आप लिमिट प्लेस करेंगे तो वैल्यू चेंज। तो ये पार्ट तक कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं था, मैंने आपको यहाँ पे इंटीग्रल नोट कर। अब यहाँ पे कंपेयर करें दीज अपर और लोअर लिमिट पे न्यूमरेटर में ये वैल्यूज फाइंड करना है। तो ये x 3/4 - a/4, तो जब डिफरेंस किया तो 2a/4, तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया न्यूमरेटर में। नेक्स्ट पेज पे मैं नोट कर रहा हूँ वो a/2 - a/2 pi sin 2 pi by a x, यहाँ पे चेक करें a/2 pi sin 2 pi a x, x अपर लिमिट प्लेस किया तो 3/4 है, लोअर लिमिट प्लेस किया तो लोअर लिमिट a/4 है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप चेक कर सकते हैं अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0, तो ये डिफरेंस फर्स्ट टर्म के लिए a बन गया। सेकंड टर्म के लिए जब x को आप a प्लेस करेंगे और 0 प्लेस करेंगे, तो ये आपको मैंने ऑल स्टेप्स डिस्कस कर दिए यहाँ पे, a/2 - a/2 pi। और चाहे तो आप ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब चेक कर सकते हैं, अगर a कॉमन ले लें तो कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर पार्ट में ये a कैंसिल आउट हो गया, sin 3π/2 माइनस sin π/2, ये a कैंसिल आउट हो गया, sin 2π - sin 0। तो डिनोमिनेटर में जो ये टर्म है sin 2π भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, ओनली डिनोमिनेटर में आपको ये कंट्रीब्यूट करेगा 1/2 - 1/2 pi sin 3π/2 दैट इज pi + π/2, तो ये pi + π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, -1 देगा, ये माइनस sin π/2 प्लस। अब ये वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं 1/2 और ये 2 -2, ये 2 एडजस्ट होके 1/2 + 1/π। अब इस रिजल्ट में आप चेक कर सकते हैं जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे कि प्रोबेबिलिटी यूनिटलेस बनेगा, यूनिटलेस है, कहीं यूनिट नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 उससे लार्ज नहीं बनेगा, उसके इक्वल आ सकता था या उससे लेस आएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जब पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करेंगे, पाई की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 0.82 के राउंड आ रहा होगा, 82%, 100% नहीं है। अगर किसी पॉइंट पे इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी डाउट होना नहीं। मैंने जो मैथमेटिक्स मैंने फॉलो किया वो सबको आता है, बट रीजन क्या है कि जो पॉइंट्स पे मैं अलर्ट होने के लिए बोल रहा हूँ वो आप इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे अगर इसमें कोई डाउट नहीं है।
सर इसमें e की माइनस आयोटा ओमेगा टी कहाँ गया? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को कैलकुलेट करना आता है? sin पाई x बाई a एक्सपोनेंशियल माइनस i ओमेगा टी। ये सपोज रेंज को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये साई है, प्रोबेबिलिटी में साई स्टार साई करना है, साइन रियल फंक्शन है, जहां पे i है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में माइनस i करेंगे। अब इसका प्रोडक्ट करिए साई स्टार साई का, जो साई मॉड स्क्वायर है, तो जब ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म एक्सपोनेंट ऐड करेंगे और ऐड होने से कैंसिल आउट हो गया, एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है। सफिशिएंट है समझने के लिए, डाउट हटाने के लिए? यस सर। नेक्स्ट वाला, the wave function of a particle is defined as psi function of x is equal to a exponential minus 2x square by a square plus I k naught x, where small a and k naught are real constant and capital A is any constant. Let P1 and P2 be the probabilities of finding the particle lies between A2, A plus dA and 2A2, 2A plus dA respectively. Find the ratio P1 by P2. मैंने स्टेटमेंट नोट कर दिया प्रॉब्लम का, स्टेटमेंट आप लोग नोट करके रीड करिए और सम स्टेप्स फॉलो करिए। हेलो सर। हाँ जी, तो इसकी दोनों टोटल प्रोबेबिलिटी लेंगे वो तो कॉमन ही आएगी ना नीचे वाली? प्रोबेबिलिटी या डिनोमिनेटर टर्म सर नीचे वाली टोटल टर्म है ना एन, वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइज स्टार साइड एक्स। हाँ सर वो दोनों की सेम ही होगी ना? वो तो हाँ जी, cancel- बिल्कुल। ठीक है सर। एक बार सेपरेटली दोनों को जरूर नोट कर दिए, मैं वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला। P1 और P2 क्या बनेंगे वो सेपरेटली जरूर नोट कर दें, जिससे आगे कहीं आप भूलें कोई पार्ट पे तो आपको रिकॉल हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। सभी ने नोट कर लिए होंगे स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स P1 P2 रेशियो फाइंड करने के लिए। अब अपने नोटबुक में कंपेयर कर लेंगे क्योंकि टाइम कम है, आपसे मैं ट्राई कराने के लिए बोलूंगा तो टाइम चला जाएगा आपको। इस रेंज में प्रोबेबिलिटी है P1 बट दिस रेंज इज वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी टर्म को मैंने डिस्कस किया था कि आप अगर ये नॉर्मलाइज होगा तो साई मॉड स्क्वायर इनटू dx करेंगे, इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर टर्म दिया जाएगा, पर डिनोमिनेटर में इंटीग्रल करना होगा ऑल स्पेस लिमिट, एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये टर्म इंक्लूड कर लेते। और यहाँ पे जब सेंटर वैल्यू है a तो ये x इक्वल टू a पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई इंटरवल, ये P1 बनेगा, और P2 वैल्यू बनेगा साई मॉड स्क्वायर, बट यहाँ पे P2 के लिए सेंटर वैल्यू है 2a, इंटरवल dA डिवाइडेड बाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई मॉड स्क्वायर dx। बट अब आपको रेशियो फाइंड करना है P1 बाई P2, तो ये डिनोमिनेटर वैल्यू अब चाहे इंटीग्रल कैलकुलेट करके फाइंड यहाँ पे कैंसिल करें या आप ऐसे उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो सेम वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर की दोनों केस में P1 और P2 में, तो ओनली न्यूमरेटर के रेशियो से आप ये P1 P2 रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और हो सकता है अभी भी सभी स्टूडेंट ने इस पार्ट को, इस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन को लाइटली लिया हो कि हमने तो बुक में पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में भी इंटीग्रेशन लिमिट रख दिया हो, जो मैंने आपको ये इंटीग्रेशन लिमिट का अप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन पार्ट, वो आपको सब बताया गया। इनको डाउट लगे वो आप उस पेज पे जाके एक बार फिर से पढ़ लें। अब आप यहाँ पे
डीए वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब फाइंड करेंगे तो साई स्टार साई करेंगे तो a mod स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -4x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये आईटा k नॉट x एलिमिनेट हो जाएगा जो साई स्टार साई करेंगे, ये वैल्यू आपको x इक्वल टू a पे फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई a mod स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -4x स्क्वायर बाई a स्क्वायर एट x इक्वल टू 2a। न्यूमरेटर में अपने x इक्वल टू a प्लेस किया तो ये e पावर -4, डिनोमिनेटर में ये a mod स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x को आप 2a प्लेस करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर कंडीशन यहाँ से बनेगा और 4 पहले से प्रेजेंट है, a स्क्वायर रेशियो में एलिमिनेट हो गया, एक्सपोनेंशियल -16। अब आप इस रेशियो को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 12 बनेगा। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले आर्टिकल थ्योरी पार्ट डिस्कस करने के टाइम पे हिंट किए हैं, मैंने उन्हीं को प्रॉब्लम में अप्लाई किया। तो अगर किसी को डाउट हो रहा है या मिस्टेक हो रहा है प्रॉब्लम में ट्राई करते हुए, तो इजी वे क्या है कि जाके एक बार जब यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ थ्योरी पार्ट, जाके एक बार जरूर उसको रिवाइज कर लिया करें। जब रिवाइज कर लेंगे तो आपको जो मैंने इंप्रूवमेंट के लिए पॉइंट्स बताए हैं उनको आप अपने हैबिट में इंक्लूड करके अप्लाई करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस हैं। तो लेक्चर का टाइम यहाँ पे 8 तक था, वो कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट पूछे तो पूछें। सर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट मान लीजिए इंटीग्रल किया गया है सर, जैसे हमारा स्पेस तो जैसे a + da बहुत ही स्मॉल रीजन है, तो यहाँ पे मान लीजिए केवल p1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मतलब ये 0 नहीं हो जाएगी नॉर्मलाइज कंडीशन में कैलकुलेट? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन 0 क्यों आएगा? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको लिमिट जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी निकालना है वो लेते हैं, बट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए तो -∞ टू +∞ लेते हैं। तो -∞ के लिए 0 थोड़ी बनेगा, करके देखिए कैलकुलेट। अभी आपको यहाँ पे लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, ओनली अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे 0 बताया गया है। इस एक्सप्रेशन में बताइए इस पार्ट में 0 बताया गया, अल्फा ही तो चेंज है, निकाल के देखिए क्या आएगी। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मेमोरी बेस मत जाइए, मैथमेटिक्स है, ट्राई करके देखिए, बहुत सारे डाउट्स हट जाएंगे। सर जो सबसे न्यूमरेटर में तो सर इंटीग्रेशन x1 से x2 आना चाहिए। हां जी सर न्यूमरेटर में तो इंटीग्रेशन x1 से x2 साई x, t के मोड का स्क्वायर dx ऐसा आना चाहिए ना। तो लास्ट लेक्चर जो पढ़े थे, ठीक है, मैंने डिस्कस किया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन में सबसे पहले स्टेटमेंट मैंने बताया है क्वेश्चन स्पेस के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्मॉल इंटरवल dx लाइज बिटवीन x to x plus dx। बट जो इंटरप्रिटेशन है वो दैट टाइम के लिए है जब वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज दे रहे हैं। अगर नॉर्मलाइज नहीं लेंगे तो डिनोमिनेटर में आप ये पार्ट यहाँ पे सभी में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। या आप ये a की वैल्यू को पहले फाइंड कर लें, म्यूट कर लीजिए सभी अपने को, इस a की वैल्यू को फाइंड कर लें, तब आगे वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जो फिजिकल सिग्निफिकेंस के टाइम पे आपको मिलती हैं। तो ये पार्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए। अब आप ये पार्ट आपको मैंने नोट कराया है, निर्मल ये पार्ट आपको नोट कराया, यहाँ पे आप चेक करिए सेंटर वैल्यू a है, लाइक x to x plus dx। तो साई x mod स्क्वायर फाइंड कर रहे थे सेंटर वैल्यू x के लिए, बट यहाँ पे x वैल्यू a है, a में आप स्मॉल चेंज कर रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर में साई mod स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट x इक्वल टू a आएगा और इंटरवल आप ये मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल रेंज के लिए। बट अगर लिमिट लाइक दिस होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल a to 2a, तब आप इंटीग्रेशन करते, वो मैंने आपको पॉइंट किया हुआ। इनको डाउट एलिमिनेट हुआ? यस सर, थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत अभी भी। जो 3 स्टेटमेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस के टाइम पे मैंने नोट कराए हैं उनको एक बार जाके पढ़िए, कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट सेक्शन में। ओके स्लाइड 6 दिखाना, स्लाइड 6। सर हां जी फर्स्ट स्लाइड दिखाना सर, एक बार इसमें कुछ डाउट है। सर इधर ये एफएक्स ऊपर वाले डायग्राम पे डिसकंटीन्यूअस कैसे हो गया? आपको क्या डाउट है बताइए। सर ये जो अपर डायग्राम है ना, हां जी उसमें एफएक्स डिसकंटीन्यूअस x1 x2 x3 कैसे है? x1 पे वैल्यू बता सकते हैं फंक्शन की क्या है? बोलिए। बोलिए, जब तक नहीं बताएंगे मुझे ये नहीं कंफर्म होगा ना डाउट किस लेवल क्यों अराइज हो रहा है। आंसर कर देंगे तो डाउट का रीजन हो सकता है मुझे हिंट हो जाए, तो फिर मैं उसी को रेफरेंस लेकर कंटिन्यू करूं। सर नहीं बता सकते, वो तो डबल वैल्यू। अब आप बताइए, देखो थोड़ी देर शांत रहिए, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में ये फंक्शन आपको डिस्कंटिन्यूअस दिख रहा है? हां डिसकंटीन्यूअस भाई ये सेम है, स्क्वायर वेव आप कभी ऑसिलोस्कोप में देखे हो, सीआरओ में ये सर, यही दिखती है, ये नहीं। यस सर। हां सर। तो ये सर इसमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या जो आपने बताया था? अगर वैल्यू निकालना हो, बट वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। अच्छा अच्छा, क्योंकि सर मैंने जैम में पढ़ा, सर ने हमको बताया था कि एवरेज करके निकालते हैं अगर इसमें वैल्यू निकालते हैं बट वो डिफाइंड नहीं है, वो तो हम निकालना, अगर वैल्यू निकालना ही हो तो हम निकालना है, बट अगर फंक्शन डिफाइंड होता है तो वो वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं ना, क्या इससे बनेगा वैल्यू? नहीं बनेगा ना। यस सर। वो तो डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन की वैल्यू निकालना बताया हुआ कि जहां हम फ्यूरियर सीरीज के लिए निकालते हैं, फ्यूरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए, तो लेफ्ट में हमें फंक्शन की वैल्यू को रखना होता है। यस सर, यस। ठीक है, बट वो डिफाइंड थोड़ी होता है उसमें। यस सर। डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए फ्यूरियर सीरीज करते हैं तो लेफ्ट में यही पार्ट आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू का हाफ ऐड करके हाफ कर लेता है, बट वो फंक्शन की वैल्यू नहीं है। हां सर, यही वाला बताया था। हां जी सर आप पूछ रहे थे फर्स्ट स्लाइड को मैं एक बार दिखा दूं, किसी ने भी बोला था फर्स्ट स्लाइड को बताओ। स्लाइड 7 दिखाना है। अभी बता रहे हैं, पहले फर्स्ट का पूछा था किसी ने, इसको डाउट था फर्स्ट बताइए। सर इसमें
एक एक ये करके बताना। हाँ जी हाँ जी सर, जैसे हमारा फंक्शन दो फंक्शन का मल्टीपल है, हाँ जी तो ये नेसेसरी है कि जो f1 x लेंगे वो स्लोली वेरिंग फंक्शन लेंगे? हाँ जी। और सर ये इसमें कैसे चेक करेंगे कि मतलब ये नेसेसरी है कि f1 होगा वो स्लोली होगा और जो f2 है वो हाँ जी मैंने वेरिंग फंक्शन? आप f1 f2 नोटेशंस लेते तो फिर उसी हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाती है f(x) की, ठीक है। अगर आप इसको f2 मान लेते, सपोज स्लोली वेरिंग फंक्शन को f2 मान लेते, तो स्मॉल वैल्यू के लिए फंक्शन f2 में चला जाता है, लार्ज वैल्यू के लिए f1 में चला जाता है। तो कोई तो आपको समझने के लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा। नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे वो किस वैल्यू को अप्रोच करेगा उस लिमिट में, वो हिंट करने के लिए आपको f1 f2 मैंने सेलेक्ट किया। अब आप बताइए x2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल माइनस x और एक फंक्शन है x पावर 100। अब आपको ये चेक करना है कि स्लोली वेरिंग क्या है, रैपिडली वेरिंग क्या है। तो इस सीरीज को जब आप नोट करेंगे तो 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो अल्टरनेट प्लस और माइनस आते जाएंगे। और अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको? नहीं श्योर है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। एक्सपोनेंशियल माइनस x 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे ही आपको फिर अल्टरनेट प्लस और माइनस आएंगे। तो एक टर्म ये भी तो हो सकता है कहीं पे प्लस और माइनस x पावर 1000 हो सकता है इनफाइनाइट सीरीज में, बोलिए। तो अब आप बाकी पार्ट को एक्सपोनेंशियल सीरीज में भूल जाइए, अब इस पार्ट को ही कंपेयर कर लीजिए। ये x पावर 1000 और x पावर 100 कौन वैल्यू ज्यादा होगा? अगर x को सेम फैक्टर से चेंज करें तो कौन वैल्यू ज्यादा होगा? x पावर 1000 से ज्यादा होगा ना। बट मैंने आपको यहाँ पे ये चेक करने के लिए नहीं बोला कि इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, वो प्लस माइनस आ रहे हैं, कभी इससे डाउट हो रहा हो। हमें जस्ट रेट देखना है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग हो चाहे रेट ऑफ डिक्रीजिंग हो, जिसका रेट लार्ज होगा वो रैपिड वेरी फंक्शन, जिसका रेट स्लो होगा वो स्लोली वेरिंग फंक्शन। तो आपको कंफर्म हो गया ना कि ये स्लोली वेरिंग है, ये रैपिड वेरिंग है। कंफर्म हुआ? यस सर। सर बोलो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? सर ये तो कंफर्म हो गया स्लोली रैपिड, फिर आगे कैसे चेक करेंगे सर वो भी थोड़ा सा। अब यहाँ पे भी पता चल गया होगा स्लोली वेरिंग यहाँ पे x है और रैपिडली वेरिंग क्या है, एक्सपोनेंशियल। यस सर, सर ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे मैंने बताया है, अब आप सेपरेटली f1 x की वैल्यू सेपरेटली जो x माना है, x टेंड्स टू 0 पे वैल्यू क्या जाएगी? 0। और x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू क्या जाएगी इसकी सेपरेटली? प्लस इंफिनिटी पे इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा, यस सर, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी जाएगा। और f2x की वैल्यू आप x टेंड्स टू 0 पे चेक करेंगे तो क्या होगा? f2x 0 पे 0 या 0 पे नॉन जीरो बोलिए सर। 0 पे 0 देखिए, फिर से चेक करिए, ये एक्सपोनेंशियल माइनस kx स्क्वायर है, ये 1 पे अप्रोच करेगा। और x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे ये वैल्यू 0 जाएगा। तो जब आप ये वैल्यू को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट को 0 पे, तो 1 into 0 क्या बना? 0, ठीक है। दोनों 0 भी होते तब भी 0 बनता। तो स्लोली वेरिंग फंक्शन का अप्रोच कर रहा है, मैंने यही बताया, 0 पे स्लोली वेरिंग फंक्शन का अप्रोच कर रहा है। जो वैल्यू x का था वही वैल्यू तो आप फंक्शन का मिल गया। और रैपिड वेरी फंक्शंस को आप हायर वैल्यू के लिए रेफरेंस लेंगे, तो आप चेक करिए x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या है? 0, तो फंक्शन भी 0 हो जाएगा। आपको डाउट ये हो रहा होगा कि जब आप सेपरेटली इनफाइनाइट इनटू 0 कर रहे होंगे तो इंडिटरमाइंड फॉर्म लग रहा होगा, बट इनमें रेट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके इनफाइनाइट होने से पहले, इसके इनफाइनाइट होने से पहले ये रैपिडली डिक्रीज करके 0 की तरफ जाएगा प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे ये f2x को मैंने पूछा। डाउट क्लियर हुआ या नहीं अभी? सर फिर हम इसमें ऐसे चेक कर रहे हैं कि हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, वो मुझे अब तक नहीं समझ आया। क्योंकि 0 वैल्यू फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बताइए पहले। फाइनाइट है सर। फाइनाइट है। जब फंक्शन fx की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इनफाइनाइट नहीं हुआ, तो फंक्शन की वैल्यू आपको किस पॉइंट पे डाउटफुल है कि वो इनफाइनाइट हो रही है, बताइए। ओके सर, ठीक है, क्लियर। सर एक फंक्शन था mod x -3। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच आपने सर। कहा था कि भाई जो कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, सर आपने डिफाइंड होता है। स्टेटमेंट को करेक्टली सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि कंटीन्यूअस होता है, मैंने कहा कि कंटीन्यूअस फंक्शन ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड होता है, ये बोला था। सर आपने एक वो लिखवाई थी, अगर v ऑफ r फाइनाइट है तब उनके जो डिफरेंशिएशन है। फिर से स्टेटमेंट को जाके अच्छे से पढ़िएगा, डेरिवेटिव के लिए वो कंडीशन है। सर स्टेटमेंट लाइक दिस होगा, अगर पोटेंशियल ऑल स्पेस में फाइनाइट है तो d psi by dx, d psi by dy, del psi by del z कंटीन्यूअस होने चाहिए, मस्ट बी कंटीन्यूअस। सर mod x -3 वाला जो क्वेश्चन था, हां जी, वहां पे पोटेंशियल नहीं दिया, तो वो पोटेंशियल आपको डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस होगा कंटीन्यूअस होगा, वो सेपरेटली चेक नहीं करना है। इस पर्टिकुलर पार्ट में mod x -3 जो फंक्शन नोट रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम में ही चेक करना है कि कंटीन्यूअस है कि नहीं, उसमें पोटेंशियल का कोई रोल नहीं है। इसमें x की वैल्यू हम इनफाइनाइट भी तो पुट कर सकते हैं। इनफाइनाइट रखोगे तो फंक्शन फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट आएगा तो वो फंक्शन इनफाइनाइट होगा। तो मैंने कहा कि वो डिसकंटीन्यूअस है, मैंने बताया कैसा? आपने कहा कि वो कंटीन्यूअस है। मैंने बताया कि fx कंटीन्यूअस है। स्टेटमेंट को फिर से सुनिए, हो सकता है कि आप लोग उसको रॉन्गली इंटरप्रेट खुद से कर रहे हो। अगर फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे इनफाइनाइट आती है, देन फंक्शन इज नॉट फाइनाइट। क्लियर हो गया? अब अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट है या नंबर इनफाइनाइट है, वैल्यू फाइनाइट हो सकती है पर नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट है। जैसे आप चेक करिए, प्लस a फाइनाइट है,
माइनस से फाइनाइट है, वैल्यू तो फाइनाइट है बट नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी बताई मैंने, इनफाइनाइट, इसलिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, जो जिसमें भी ये पार्ट आया होगा प्लस ए से माइनस ए के बीच, जो स्क्वायर वेव थी। सर लेकिन इसमें तो कंटिन्यूस हुआ ना, अब फिर से बोथ सेंटेंस को मिक्स कर रहे हैं, इसलिए डाउट हो रहा है आपको। एक्स की वैल्यू कंटिन्यूस का मीनिंग होता है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है। जब हम कोई x की वैल्यू कंटीन्यूअस फंक्शन ऑल पोजीशंस पे डिफाइंड होता है, हाँ। क्लियर हुआ। अब जो फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको श्योरली पता होना चाहिए क्या वैल्यू है और कितनी वैल्यूज है। मैंने ये नहीं कहा कि सिंगल वैल्यू फंक्शन ही कंटीन्यूअस होंगे, मल्टी वैल्यू फंक्शन भी कंटीन्यूअस हो सकते हैं, बट जब नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट आएंगे कि x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो जिस वैल्यू के लिए x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन की नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट है, तो आपको श्योरली नहीं पता क्या वैल्यू है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बट अगर आपको एक ही पॉइंट पे ये पता हो कि x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे फंक्शन की सिंगल वैल्यू है बट इनफाइनाइट है, तो ये फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नहीं हुई बट फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड है और फंक्शन कंटीन्यूअस है। चाहे इंफिनिटी आई फंक्शन की हाँ वैल्यू। जी, तो दो वैल्यूज को आप दो कंडीशंस को मिक्स कर रहे हैं ना, इसलिए डाउट हो रहा है। एक है वैल्यू इनफाइनाइट होना और एक है नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट होना। तो यहाँ पे नंबर चाहे प्लस 5 से माइनस 5 के बीच हो तो वैल्यू तो इनफाइनाइट नहीं हुई, बट नंबर ऑफ वैल्यूज लार्ज हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जब डिफाइंड नहीं है तो डिसकंटीन्यूअस। मतलब जब नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट होगी तब कहने का मतलब ये है कि आपको श्योरली नहीं पता वैल्यू क्या है, तब वो फंक्शन डिफाइंड नहीं। क्लियर हुआ? ओके सर। सर जब आप रेंज बताएंगे तो वैल्यू थोड़ी बता के क्या है, उस रेंज में इनफाइनाइट वैल्यू लाई कर सकती हैं। हाँ जी बोलिए, कोई नेक्स्ट बोले। हाँ जी सर लास्ट एग्जांपल में, लास्ट जो आपने एग्जांपल दिया था बिल्कुल उसमें ऊपर मतलब कि आपने बोला था कि आपने प्रोबेबिलिटी वाला बताया था पहले, तो वो सर लास्ट लेक्चर में बताया था आपने प्रोबेबिलिटी के लिए कि रेंज वाला प्रोबेबिलिटी का जो जब फर्स्ट टाइम, जब सुनो, जहाँ पे फर्स्ट टाइम वेव फंक्शन मैंने डेफिनेशन बताया है उसके नेक्स्ट पे ही फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखा होगा। ठीक है सर। हाँ पढ़ लीजिएगा। ओके सर। लेक्चर छूट गया था क्या आपका? हाँ जी सर, बीच में एक डेढ़ लेक्चर छूट गया था मेरा। अब सर आई थिंक थर्ड लेक्चर था या फोर्थ, मुझे याद डी ब्रॉगली कांसेप्ट के बाद मैंने वेव पैकेट कांसेप्ट बताया था, वेव पैकेट के बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसके बाद मैंने वेव फंक्शन स्टार्ट किया है, यानी कि सर कल ही स्टार्ट हुआ होगा मुझे लगता है ना। कल तो सर, हाँ कल आपने वेव फंक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशंस बताई थी सर। कल यस सर। वेव फंक्शन भी कल ही तो स्टार्ट हुआ है सर, परसों हुआ था? 2 तारीख सर। कल ही हुआ स्टार्ट हुआ, कल ही हुआ, कल ही हुआ। कल ही हुआ। कल वाला तो किया है सर। हाँ तो कल फिर छूटना नहीं चाहिए। हाँ जी बोलिए सर फिजिकल एक्सेप्टेबल में सर अगर हाइपरबोलिक या इनवर्स फंक्शन पूछा तो क्या डाउट है बताइए। तो सर वो सर पता नहीं ना हाइपरबोलिक के बारे में सर ज्यादा। किसी पर्टिकुलर कंडीशन की बात कर रहे हैं या एक्सेप्टेबल की बात कर रहे हैं? फिजिकल एक्सेप्टेबल में जैसे आपने जैसे क्वेश्चन दिए थे ना कि इनमें ऐसा से कोई कौन सी रेस्ट्रिक्शन, ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने नोट नहीं कराया कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही एक्सेप्टेबल होंगे या सिर्फ एक्सपोनेंशियल सीरीज एक्सेप्टेबल होगी। तो फंक्शन चाहे वो हाइपरबोलिक हो चाहे नॉन हाइपरबोलिक हो, अगर वो एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशंस को फॉलो करता है एक्सेप्टेबल होगा। यस सर। तो कोई इंडिविजुअल कंडीशन पे डाउट हो रहा तो बता सकता हूं, जैसे साइन हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक है। सर साइन में नहीं, 10 हाइपरबोलिक में है। क्या डाउट है बोलिए। सर इसका मतलब बिहेवियर समझ में नहीं आता सर, साइन का तो आ जाता है समझ में, 10 का नहीं है। फाइनाइट चेक करना है या कोई और कंडीशन चेक करना है? नहीं सर बस फाइनाइट ही। तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए, अब चेक करने में कोई डाउट नहीं होगा। ई प्लस एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर 0 से इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है, तो ये फाइनाइट है, 1 आएगा इंफिनिटी पे। यस सर। ठीक है, बट जैसे ही आप इसको माइनस इंफिनिटी रख देंगे तो वो फाइनाइट नहीं बनेगा। ठीक है, यस सर। तो सर हम इसके लिए, तो हम सर इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल स्पेस में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट 0 से एक्सेप्टेबिलिटी इंफिनिटी। नहीं कह रहा, एक्सेप्टेबिलिटी अभी कंफर्म नहीं हुआ, हो सकता है कोई और कंडीशन फुलफिल ना हो, ये आप कह सकते हो कि फाइनाइट नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और बोलिए जिसको पूछना है। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, किसी फंक्शन की एक वैल्यू के लिए फंक्शन की दो वैल्यू थोड़ा, जो x की एक वैल्यू के लिए fx की दो वैल्यू होगी, वो फंक्शन थोड़ी ना होगा, फिर वो रिलेशन हो गया शायद। मल्टी वैल्यू फंक्शन नहीं होते क्या? फिर वो रिलेशन भी तो होता है, उसमें क्या होता है? होते हैं सर, इनवर्स तो सारे मल्टी वैल्यूड ही हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं राइट किसी बुक में पढ़ लिया हो या किसी ने बता दिया हो तो मैं कह नहीं सकता भाई। फंक्शन वो फंक्शन और रिलेशन का उसमें चैप्टर आता है, उसमें आते हैं ना ऐसे भाई। तो ऐसा कहीं लिखा है उस चैप्टर में कि मल्टी वैल्यूड अगर वैल्यूज हैं तो फंक्शन नहीं होंगे? जैसे एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती, वैसे आता है ना कुछ उसमें। इमेज का मतलब थोड़ी है, इमेज तो चेक करते हैं 180 पे क्या बनेगा मेरा इमेज में। तो नहीं, जैसे उसमें ऐसे है भाई, x के एक मान के लिए fx के दो मान नहीं हो सकते शायद फंक्शन में। हाँ, या x के दो मानों के लिए fx का एक मान होता, वो तो शायद फंक्शन होता है या नहीं? अब पढ़ लेना भाई, डोमेन और रेंज की बात कर रहा है, डोमेन रेंज मैंने तो भाई मल्टी वैल्यू फंक्शन पढ़े हैं। ठीक है, हाँ, डोमेन रेंज में ही है ऐसे कुछ, वो कांसेप्ट तो हर जगह वो सिंगल वैल्यूड के लिए ही जो तुमने कंडीशन बताई वो सिंगल वैल्यूड की कंडीशन है। सर ने बताया कि मल्टी वैल्यूड अगर हो गया फंक्शन मल्टी वैल्यूड भी हो सकते हैं, मैंने तो यही पढ़ा। मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है ना, जैसे इनवर्स में बहुत सारी वैल्यू निकलती हैं एक ही उसमें। वो तो डिपेंड करता है कि हम सिंगल फंक्शन देख रहे हैं, 1 1 देख रहे हैं, 1 2 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अब कोई कंसेप्ट मिक्स कर रहा है, मेथड मिक्स कर रहा है, इसलिए डाउट हो रहा है। जब भी मिक्स करेंगे, ठीक है, तो जहां आपको डाउट लगा फिर से जाके एक बार पढ़ लीजिए। ओके सर। और पूछना किसी को?
सर बस यही था कि जो लास्ट एग्जांपल है आपने जो कल बताया था वो तो प्रोबेबिलिटी के लिए, तो वो ये चीज बताई थी सर नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन के ऊपर वो- कि अगर वो फाइनाइट होता फिर से है। आप रिलेट नहीं करें, आपके पास नोटबुक है? हाँ हाँ सर है। नोटबुक में जहां वेव फंक्शन लिखा है उसके नेक्स्ट पेज पे जहां मैंने लिखा है फिजिकल सिग्निफिकेंस, साइज हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई मोड स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसको डिफाइन करने के लिए मैंने चार्ज डेंसिटी का रिलेशन कुछ बताया होगा और फिर स्टेटमेंट लिखा वन डायमेंशनल पोजीशन स्पेस हाँ सर यू आर फाइंडिंग द पार्टिकल लाइज इन स्मॉल इंटरवल dx x to x plus dx, यही बताया होगा। अब आप वहां पे जाइए, साई मॉड स्क्वायर इनटू dx लिखा है, हाँ जी आप सब लिखा हुआ है स्मॉल इंटरवल, और ये आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी रेंज लाइक दिस दिया हो x to x plus dx, तो dx आप सबसे पहले ये नोटेशन स्मॉल इंटरवल के लिए पढ़ते हैं। यस सर। अब यहाँ पे लिखा है a to a plus da, स्मॉल रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू इंटरवल, ये मैंने अप्लाई किया। यहाँ पे भी तो यही बताया, साई मॉड स्क्वायर दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू ओके इंटरवल सर। दिया। हाँ जी यस। जब लार्ज रेंज होता है a to 4a, अब ये स्मॉल नहीं है, ये कंपेरेबल है, यस सर यहाँ आप इंटीग्रल करोगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी जितना अच्छे से आप मेरे बताने से, मेरे लेक्चर से आप अपने नोटबुक को बना सकते हो, जितना अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, डाउट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, प्रॉब्लम में एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा अगर आपको अननेसेसरी मिस्टेक्स नहीं करना। मैं इसीलिए कुछ पॉइंट्स को रिपीट करता हूँ, बेसिक पॉइंट्स को भी, क्योंकि जब स्टूडेंट उन पर अप्लाई करते हैं पता होने के बाद भी मिस्टेक करते हैं, इसीलिए इसको हैबिट में लाइए। जो इंप्रूवमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ उस पर अलर्ट रहिए, सभी के लिए सजेशन है। जितना अच्छे से नोटबुक बना लेंगे वो आपके फ्यूचर में बहुत आपको काम करेगा। पूछना है किसी को? नहीं पूछना है तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ।